वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वू। आज हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वू का पहला एपिसोड देखने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम वू यानी कि यंग वू नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं। यंग वू के फादर पीछे से उसे बुला रहे हैं, लेकिन इसका ध्यान तो विंडो पर लगी हुई वेल फिश से हटता ही नहीं। फिर यंग वू के फादर उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, क्योंकि यंगू 5 साल की हो चुकी है, लेकिन उसने अभी तक अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोला और वो हर वक्त खोई हुई रहती है। डॉक्टर बताते हैं कि यंगू को ऑटिज्म की बीमारी है। ऑटिज्म में दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता और इस वजह से इंसान को किसी से कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है। ऑटिज्म में इंसान को दूसरे लोगों से बात करना और उनसे इंटरेक्ट करना अच्छा नहीं लगता और ये बस अपनी ही दुनिया में खुश रहते हैं। यंगू के फादर इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये मेरे ही बच्चे के साथ होना था। फिर जब वो हॉस्पिटल से घर की ओर आ रहे होते हैं तो उनका लैंडलॉर्ड चिल्लाते हुए उनकी तरफ आता है और गाली देने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वाइफ का अफेयर यंगू के फादर के साथ चल रहा है और वो अपनी बच्ची के बहाने उसके घर में आता है। लेकिन ये सब कुछ सच नहीं होता। लैंडलॉर्ड गुस्से में यंगू के फादर के साथ मारपीट करने लगता है। ये सब देखकर यंगू बहुत पैनिक करने लगती है और अजीब तरह से बर्ताव करती है। यंगू जोर जोर से चिल्लाकर क्रिमिनल लॉ के आर्टिकल्स बताने लगती है। वो कहती है कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को फिजिकल डैमेज पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे 7 साल की सजा होगी या फिर 10 मिलियन का जुर्माना लगेगा। उसको बोलता हुआ देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और यंगू के फादर खुशी के मारे नाचने लगते हैं। वो खुशी में सभी को बताने लगते हैं कि अब मेरी बेटी बोलने लगी है। इतने सालों के बाद आखिर उसने आज इतना सारा बोला। घर आने पर वो यंगू को पूछते हैं कि तुमने इन कानूनी बातों को कहाँ से सीखा। वो कहती है कि मैंने ये सब कुछ किताब में पढ़ा। दरअसल उसके फादर एक लॉयर हुआ करते थे। उसके बाद यंगू बिना देखे हुए एक एक करके सभी क्रिमिनल लॉ की किताबें पढ़ने लगती है। उसके फादर ये जानकर बड़े खुश होते हैं कि उसकी बेटी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑटिज्म चाइल्ड है। फिर जब लैंडलॉर्ड की वाइफ अपने हस्बैंड के बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगने के लिए आती है तो यंगू के फादर बताते हैं कि इसने इतनी बड़ी किताब एक ही बार में पढ़कर याद कर ली। लैंडलॉर्ड की वाइफ ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि हमारी यंगू सबसे अलग है। वो एक जीनियस बच्ची है और बड़ी होकर बहुत अच्छी अटॉर्नी बनेगी। एक्चुअली यंगू अपनी उम्र के बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका आईक्यू लेवल नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यंगू बड़ी हो चुकी है। उसने अपने लॉ कॉलेज में टॉप किया है और अब वो कोरिया की पहली ऑटिस्टिक अटॉर्नी बन चुकी है। यंगू वेल फिश से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होती है, इसलिए हम उसके रूम में हर जगह वेल से रिलेटेड चीजों को देख सकते हैं। आज यंगू का बतौर अटॉर्नी ऑफिस में पहला दिन है और वो इसके लिए प्रिपरेशन कर रही होती है। वो तैयार होने के बाद सबसे पहले अपने फादर के रेस्टोरेंट में जाती है। वहां पर वो ब्रेकफास्ट करती है। फिर उसके फादर उसे ऑफिस का रास्ता पूछते हैं तो वो रट्टू तोते की तरह पूरा रास्ता बताने लगती है। उसके फादर बताते हैं कि तुम्हें ऑफिस में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि तुम्हें ऑफिस में वेल के बारे में बात नहीं करनी है, समझी। यंगू के लिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना बहुत अनकंफर्टेबल होता है और जब वो मेट्रो में होती है तो वहाँ की भीड़ को देखकर घबराने लगती है। इसलिए वो वेल से रिलेटेड म्यूजिक प्ले करके इमेजिन करने लगती है कि उसकी ट्रेन के साथ साथ एक बड़ी वेल फिश चल रही है। इसलिए वो काफी रिलैक्स फील करती है। थोड़ी देर के बाद जब वो फाइनली अपने ऑफिस जाती है तो उसके सामने एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। वहाँ एक घूमने वाला दरवाजा होता है जिसे पार करने में उसे परेशानी हो रही होती है। बार बार कोशिश करने पर भी वो अंदर नहीं जा पाती। तभी वहाँ पर एक स्ट्रेंजर लड़का आता है और उसकी मदद करता है। इस लड़के का नाम है ली जुनहो और ये उसके ऑफिस में काम करता है। जुनो उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो यंगू बताती है कि मुझे अटॉर्नी जंग के ऑफिस में जाना है। ये सुनकर जुनहो कहता है कि मैं भी वहां पर जा रहा हूँ, तो यंगू उसके साथ जाने लगती है। जुनहो की बातों से लगता है कि वो अपने ऑफिस में काफी पॉपुलर है। फिर जुनहो उसे ऑफिस का रास्ता दिखाकर चला जाता है। ऑफिस में जब अटॉर्नी जंग उसे पहचान नहीं पाते तो यंगू उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ सर, और आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है। जंग ड्रॉर से उसका रिज्यूम निकालकर पढ़ने लगता है, क्योंकि उन्हें न्यू अटॉर्नी के ज्वाइनिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। जब जंग रिज्यूमे पढ़ रहा होता है तो यंगू उसे टोकते हुए कहती है कि मेरे रिज्यूमे में तो 2 पेज थे, लेकिन आपके पास तो सिर्फ एक ही है। जंग के पूछने पर यंगू बताती है कि रेज्यूमे के सेकंड पेज पर मेरे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में लिखा हुआ था। ये सुनकर जंग उससे कुछ और बातें पूछने लगता है तो यंगू अपने कलीग्स के सामने देखने लगती है। वो उसे इशारे में कुछ गड़बड़ ना करने के लिए कहती है, लेकिन यंगू उसकी बात नहीं सुनती और उनके सामने अपना फनी इंट्रोडक्शन देती है, जिसे सुनकर उसका दूसरा कलीग जिसका नाम मिनवू होता है वो हंसने लगता है। फिर जंग उसका रेज्यूमे लेकर ऑफिस से बाहर चले आते हैं। अब सुयोन उसके पास आकर कहती है तुम्हें इस तरह ऑफिस में बात नहीं करनी चाहिए। इनकी बातों को सुनकर मिनहू पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। सुयोन बताती है कि हम दोनों लॉ कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे।
अब मिनहू ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके रेज्यूमे पर कंपनी की सीईओ हैन का स्पेशल नोट लिखा हुआ है। उसके बाद अटॉर्नी जंग कंपनी के सीईओ हैन के पास यंगू के अनप्रोफेशनल बिहेवियर की शिकायत करते हुए कहता है कि आपने ऐसी लड़की को क्यों रेफर किया जिसे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। सीईओ कहती है कि शायद तुमने रेज्यूमे को ध्यान से नहीं पढ़ा, क्योंकि ऑटिस्टिक होने के बावजूद भी यंगू ने लॉ कॉलेज में टॉप किया था और वो बहुत ज्यादा जीनियस है। जंग कहता है कि कोई भी आदमी चीजों को रटकर टॉपर बन सकता है, लेकिन एक अटॉर्नी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बेहद जरूरी है और यंगू के पास स्किल्स नहीं है। अटॉर्नी बनने के लिए सोशल स्किल्स भी होनी चाहिए ताकि वो अपने क्लाइंट से फ्लुएंटली बात कर सके, लेकिन यंगू तो खुद ढंग से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाती तो औरों से बात कैसे करेगी। इसलिए एक ऑटिस्टिक पर्सन कभी भी अच्छा अटॉर्नी नहीं बन सकता। सीईओ उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में जंग उसके सामने एक कंडीशन रखता है जिसमें वो यंगू को एक केस सॉल्व करने के लिए देंगे। अगर वो इस केस को जीत जाती है तो उसे ऑफिस में काम करने को मिलेगा, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सीईओ उसकी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे यंगू की काबिलियत पर पूरा भरोसा होता है। फिर जंग यंगू के पास जाता है, उसे एक क्रिमिनल केस के बारे में इन्फॉर्मेशन देने लगता है। वो बताता है कि एक 70 साल की बूढ़ी औरत जो अपने 80 साल के हस्बैंड की केयर करती थी, वो दोनों अचानक एक दिन किसी बात पर झगड़ने लगे और उसने अपने हस्बैंड के तानों से परेशान होकर गुस्से में आयरन से उसके सर पर मार दिया। यंगू इस केस की फाइल पढ़ ही रही होती है, तभी उसकी नजर उस आयरन की फोटो पर पड़ती है, जिसको देखकर वो आयरन को व्हेल फिश के साथ रिजेंबल करती है और उसके बारे में फैक्ट्स को बताने लगती है। यंगू व्हेल को इतनी ज्यादा पसंद करती है कि वो हर चीज को इसके साथ रिलेट करने लगती है। अब इससे अटॉर्नी जंग कुछ ज्यादा ही इरिटेट हो जाते हैं और उसे ऑफिस में व्हेल की बात करने से मना करते हैं। साथ ही कहते हैं कि तुम बस इस केस के ऊपर फोकस करो और कुछ नहीं। फाइल को पढ़ने पर यंगू पूरे इंसिडेंट को इमेजिन कर लेती है, जिसमें हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ के ऊपर बिना किसी कारण के भी दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाने का आरोप लगा रहा होता है और उसके तानों से परेशान होकर उसकी वाइफ गुस्से में आयरन से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो औरत घबरा जाती है और एम्बुलेंस को बुलाती है। इसके बाद अटॉर्नी जंग बताता है कि अब उस औरत के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लगाया गया है और हमें उसका डिफेंस करना है। फिर जंग यंगू को उस औरत के पास क्वेश्चनिंग के लिए लेके जाता है। वो औरत यंगू की चाल और बात करने के तरीके को देखकर हिचकिचाती है, लेकिन यंगू से कहता है कि चिंता मत करो, केस के समय मैं अभी कोर्ट में रहूंगा। फिर यंगू उसे बताती है कि मैं 20 साल पहले अपने पापा के साथ आपके घर पर एक किराए पर रहती थी। ये सुनकर उस औरत को याद आ जाता है कि हाँ, यंगू वही ऑटिस्टिक बच्ची है जो बोल नहीं पाती थी और अब वो अटॉर्नी बन चुकी है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है और यंगू को गले लगा लेती है, लेकिन यंगू को पसंद नहीं आता जब कोई उसके इतने करीब आए। दरअसल ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम सिंड्रोम का सिम्टम है। फिर दोनों इस केस के बारे में बात करने लगते हैं। पूछताछ के बाद यंगू अटॉर्नी जंग के पास जाती है और इस केस के बारे में रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसमें वो नॉट गिल्टी के चार्ज लगाने के बारे में लिखा होता है। लेकिन जंग का मानना है कि अगर वो अपनी गलती मान लेती है तो उसे कम सजा मिलेगी। यंगू अपना पॉइंट बताते हुए कहती है कि वो औरत अपने पति को नहीं मार सकती क्योंकि उसके घर का गुजारा उसके पति की पेंशन और घर के किराए से होता है, लेकिन वो औरत अगर अपने पति को मारना भी चाहती थी तो उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि वो जिस घर में रहती है वो उसके पति के नाम पर है। उसके मरने के बाद उसकी वाइफ का उसकी प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं रहेगा और उसका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा। वो आगे कहती है कि उस औरत को बचाने के लिए अटेम्प्ट टू मर्डर की जगह फिजिकल डैमेज का चार्ज लगना सही है। ये सुनकर जंग उससे थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है और उसका नजरिया यंगू के लिए काफी बदल भी जाता है। यंगू ने ऐसे फैक्ट्स को हाईलाइट किया होता है जिसे अच्छे से अच्छा अटॉर्नी भी नजरअंदाज कर देता है। अब जंग उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहते हैं। फिर हम ली जुनहो को देखते हैं, जिसके ऊपर ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की लाइन मारने की कोशिश कर रही है। तभी वहां पर एक दूसरा एम्प्लॉय आता है जो जुनहो को किसी नई अटॉर्नी के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। इधर जब यंगो फिर से उसे घूमते हुए दरवाजे के बाहर जाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है तो सुबह की तरह जुनो उसके पास आता है और मदद करने के लिए पूछता है, लेकिन यंगू ये कहकर मना कर देती है कि मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। दरअसल ये दोनों इस बात से अनजान हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ ही हॉस्पिटल जाना है। कुछ देर वेट करने के बाद जुनो एक नंबर पर कॉल करता है जो यंगू रिसीव करती है और दोनों की कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। फिर जुनो उसे रिदम के साथ दरवाजा पार करना सिखाता है और दोनों हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर बताता है कि अपनी वाइफ के हाथों आयरन से चोट खाने के बाद उस आदमी को एक दिमागी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उसकी सर की हड्डी पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। फिर दोनों उस आदमी से मिलने के लिए जाते हैं, जहां उसकी वाइफ उन्हें ये कहकर बाहर लेके जाने लग जाती है कि इस वक्त वो सो रहे हैं। लेकिन तभी वो आदमी जाग जाता है और उसकी वाइफ उसे यंगू के बारे में बताते हुए कहती है, देखो ये हमारे किराएदार की बेटी है जो बोल नहीं सकती थी। ये सुनते ही उससे गुस्सा आ जाता है और वो यंगू के फादर को गंदी गंदी गालियां देने लगता है। वो वायलेंट हो जाता है और यंगू को मारने भी लगता है, लेकिन जुनो उसको आकर बचाता है। बाहर यंगू उस औरत से बात करते हुए पूछती है
जब आपने अपने पति को आयरन से मारा था, तो उस समय आपकी इंटेंशन क्या थी? क्योंकि इस केस के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। औरत की बातों को सुनकर उसे समझ में आ जाता है कि उसके मन में अपने पति के लिए प्यार है और वो उसे मारना नहीं चाहती थी। उसके बाद दोनों जंग के ऑफिस जाते हैं और उसे पूरा इंसिडेंट बताते हैं। अब जंग कहता है कि उन्हें जूरी ट्रायल के लिए पूछना चाहिए। दरअसल जूरी ट्रायल बहुत सारे लोगों का ऐसा पैनल होता है जो केस की डिटेल्स को बारीकी से देखकर अपना फैसला सुनाते हैं। अब जूरी ट्रायल के लिए जंग के बाकी दोनों एम्प्लॉय अटर्नी यंगू के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन यंगू उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है और खुद इस ट्रायल को लीड करने की परमिशन मांगती है, जिसे जंग अलाउ कर देता है। फिर लिफ्ट में सुयोन अपने साथी मिनहो को बताती है कि यंगू कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आती थी। मैंने उसकी हालत को देखकर बहुत बार उसकी मदद की, लेकिन वो हर बार मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गई। नीचे यंगू फिर से दरवाजा पार करने की कोशिश कर रही होती है। तभी सुयोन को उसके ऊपर दया आती है और वो उसकी मदद करने के बाद उसे बेवकूफ़ कहकर चली जाती है। रात में यंगू अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो काम करती है। वहाँ वो अपने दोस्त से जूरी ट्रायल में कैसे बोलना है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मदद मांगती है। उसकी दोस्त उसकी मदद करती है। अब अगले दिन यंगू बहुत घबराई हुई कोर्ट रूम में जूरी ट्रायल के लिए आती है। वो इतनी नर्वस है कि जज के बोलने पर कुछ भी नहीं बोल पाती। जंग उसकी जगह बोलता है। मोरल सपोर्ट के लिए उसके फादर और दोस्त वहाँ पर आते हैं। अब ओपनिंग स्टेटमेंट देते समय यंगू सभी को खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मुझे ऑटिज्म डिसऑर्डर है, जिस वजह से आप सभी को मेरे बात करने का तरीका और चलने का तरीका थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बाकी अटर्नी की तरह मैं कानून से बहुत प्यार करती हूँ। फिर प्रोसिक्यूटर उस औरत से कुछ सवाल पूछता है और वो रोने लगती है, जिस वजह से आज का ट्रायल अच्छा नहीं जाता। अटर्नी जंग उस औरत के पति को कोर्ट में लाने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि जब वो यंगू को देखकर गुस्सा करेगा तो फैसला उनकी तरफ हो सकता है। अगले दिन कोर्ट में यंगू बहुत घबराई हुई पूछताछ करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी यंगू की शक्ल देखता है तो वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। वो चिल्लाते हुए उसे मारने के लिए आगे आता है और सभी उसको रोकते हैं। उसके गुस्से को देखकर जूरी मेंबर्स को समझ में आ जाता है कि उसकी वाइफ ने उसके एंगर इश्यू के चलते ही उस पर मारने के लिए हाथ उठाया होगा। फिर उस आदमी को वापस हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और अब ट्रायल होता है शुरू। यंगू अपनी पूरी कोशिश करने के बाद इस केस को जीतने वाली होती है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि हॉस्पिटल ले जाते समय उस आदमी की मौत हो गई। अब प्रोसिक्यूटर का आदमी इस केस को मर्डर का मामला बना देता है। फिर जब यंगू और जुनो ऑफिस में इस केस के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो जुनो उसे परेशान देखकर वेल्स के बारे में बात करने लगता है, जिससे उसका मन थोड़ा हल्का होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यंगू को रियलाइज होता है कि उस आदमी को आयरन से चोट लगने से पहले ही सिरदर्द रहा था। अब ट्रायल के दिन वो डॉक्टर से पूछताछ करते हुए साबित कर देती है कि उसको चोट लगने से पहले ही कोई दिमागी बीमारी थी और उसकी वाइफ की हिट करने से पहले ही वो बेहोश हो गया था। इस स्टेटमेंट से क्रिमिनल केस वापस फिजिकल डैमेज केस में बदल जाता है और जब यंगू ऑफिस में आती है तभी जुनू आकर उसे बताता है कि तुम इस केस को जीत गई हो। और इसके साथ वो औरत भी आती है। वो इमोशनल होकर यंगू को गले लगाती है और उसे थैंक्स कहती है। यंगू भी उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अब लास्ट सीन में हम कंपनी के सीईओ को यंगू के फादर ग्वेंग हो से मिलते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत एक बहुत ही बड़ी मैरिज सेलिब्रेशन पार्टी से होती है, जहां पर ब्राइड और ग्रूम सबके सामने स्टेज के ऊपर वेडिंग मार्च कर रहे होते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन ब्राइड की नजर शादी में आए किसी शख्स के ऊपर पड़ती है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसी जगह पर खड़ी हो जाती है। ये देखकर ग्रूम उसका हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाने की कोशिश करता है और ब्राइड अपने ही ड्रेस के ऊपर पैर रख देती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वेडिंग ड्रेस स्लिप होकर वेस्ट तक आ जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया और कुछ देर तक ब्राइड इस तरह ही एक्सपोज्ड रहती है। फिर जल्दी से ग्रूम उसको सामने से ढकता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस इंसिडेंट से सभी लोग शॉक में रह जाते हैं, पर सबसे ज्यादा शॉक ग्रूम के दादाजी को लगता है, क्योंकि वो ब्राइड की कमर पर बने हुए बुद्धा का टैटू देख लेते हैं और ये टैटू उनकी शादी के बीच बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। अब अगले सीन में यंगू उसके फादर के रेस्टोरेंट में जब ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो उसके फादर टीवी पर चल रही वेडिंग को देखकर यंगू को कहते हैं कि मेरा सपना है कि मैं तुम्हें भी ऐसी ही ड्रेस में देखूं। यंगू उनकी बातों को इग्नोर करती हुई वेल्स के बारे में बात करने लग जाती है कि अचानक रुकती है, जिससे ग्वेंग सरप्राइज हो जाता है। फिर यंगू बताती है कि आज के बाद मैं उन्हीं लोगों से वेल्स के बारे में बात करूंगी जो ये सुनना चाहते हैं और मुझे ऐसा कोई मिल गया है जो मेरी बातों को अच्छे से सुनता है। इतना कहकर यंगू ऑफिस के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हैंडबल लॉ फर्म में एक आदमी अपना केस लेकर सीनियर अटर्नी जंग और सीईओ हैन के पास आया है। ये आदमी एक बहुत ही बड़ी कंपनी का चेयरमैन है और वो उसी लड़की का फादर है जिसकी वेडिंग पार्टी में ड्रेस स्लिप हुई थी। इसका नाम मिस्टर सिन है और वो वेडिंग के दिन हुई घटना के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मैंने सबसे अच्छे होटल को बहुत ज्यादा पैसे देकर शादी की अरेंजमेंट्स करवाने का काम दिया था और उन्होंने ही वेडिंग ड्रेस प्रिपेयर की थी,
लेकिन ड्रेस स्लिप होने की वजह से मेरा और मेरी बेटी का सबके सामने मजाक बन गया। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये होटल वालों के ऊपर केस करके उनसे 1 बिलियन येन का कंपनसेशन चाहता है। जब होटल वालों को इसकी खबर मिली तो उन्होंने लड़की के फादर को शादी के रिफंड 230 मिलियन येन और इसके साथ लड़के और लड़की को 10 मिलियन का होटल वाउचर देने का ऑफर दिया। अब इसे सुनकर अटर्नी जंग और सीईओ हैन उसे समझाती हैं कि इतना ज्यादा कंपनसेशन मिलना इम्पॉसिबल है और होटल वालों ने जो मुआवजा दिया है वो बहुत ही बढ़िया है। इतना सुनते ही मिस्टर सिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, मुझे लगा था कि हैंडबा लॉ फर्म टैजन लॉ फर्म से बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। मिस्टर सिन ने कई सालों से टैजन लॉ फर्म को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, लेकिन आज उन्होंने भी मदद करने से मना कर दिया था, इसीलिए ये यहाँ पर आए हैं। अब ये सुनकर हैन तो ट्रिगर होती है क्योंकि टैजन लॉ फर्म उनकी कॉम्पिटिटर पार्टी है और आज हैन के पास खुद को बाकी लॉ फर्म से बड़ा बनाने के लिए अच्छा मौका है और इसी मौके का फायदा उठाकर हैन जोश में आकर उसे 1 बिलियन येन का कंपनसेशन दिलाने की डील कर देती है। ये सुनकर अटर्नी जंग बिल्कुल शॉक हो जाता है, लेकिन मिस्टर सिन की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब उन्होंने अपने हाथ में केस तो ले लिया है तो किसी भी तरह उन्हें ये जीतना ही होगा। इसलिए अटर्नी जंग अपनी टीम के साथ मीटिंग में केस के बारे में डिस्कस करता हुआ कहता है कि हमें कैसे भी करके होटल से 1 बिलियन येन का कंपनसेशन लेना है। वो हर तरह से कंपनसेशन बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन $250 मिलियन से ज्यादा मिलने का कोई चांस ही नहीं हो रहा होता है। इस केस के बारे में सबूत को खोजने के लिए अटर्नी जंग 2 टीम बनाते हैं, जिसमें यंगू और जुनहो ब्राइड से मिलने के लिए जाएंगे और सुयोन और मिनहो नकली दूल्हा दुल्हन बनकर होटल में जाएंगे और उनसे शादी के अरेंजमेंट्स करवाने के बहाने ड्रेस के पीछे का राज पता करेंगे। लेकिन सुयोन कहती है, मैं मिनहो की जगह जुनहो के साथ होटल जाना चाहती हूँ, इसीलिए अब मिनहो को यंगू के साथ ब्राइड के घर जाना पड़ेगा। ब्राइड का नाम किम होता है और जब वो दोनों उससे पूछताछ कर रहे होते हैं तो वो बताती है कि मेरी शादी के अरेंजमेंट्स के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है क्योंकि ये सभी अरेंजमेंट्स मेरे फादर ने किए थे। वो ये भी कहती है कि शादी के एक दिन पहले जब मैंने अपनी ड्रेस को चेक किया तो वो बिल्कुल फिट थी, लेकिन शादी वाले दिन ड्रेस कुछ लूज लग रही थी। उसने इस बात की शिकायत भी की तो एक होटल के वर्कर ने बताया कि शादी के दिन अक्सर लड़कियों का वजन कम हो जाता है, लेकिन मेरा वजन उतना ही था। मिनो पूछता है कि जब तुमने इस बात की शिकायत की तो होटल स्टाफ के अलावा किसी और ने यह बात सुनी थी? किम बताती कि शादी के गेस्ट की लिस्ट मेरे फादर ने ही प्रिपेयर की थी, उन्होंने अपने किसी भी दोस्त को शादी में इनवाइट नहीं किया था। मिनहो को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। यंगो उससे पूछती है कि तुम्हारे रूम में दोस्तों के बहुत सारे फोटोज हैं, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड का एक भी फोटो नहीं है। तो किम झूठ कहती है कि शादी के बाद नए घर में शिफ्ट होना था, इसलिए सभी फोटोज वहां पर हैं। लेकिन यंगो उसका झूठ पकड़ लेती है और अपने फिंगर से पॉइंट आउट करके बॉक्स में रखे हुए ख्यो के फोटो को दिखाती है। ख्यो उसका पति है और कहती है कि तुमने अपनी वेडिंग रिंग भी नहीं पहनी है। इस बात पर किम कहती है कि ख्यो के दादाजी चर्च में कुछ काम करते हैं और वहां पर मैं पियानो बजाया करती थी। उन्होंने मुझे ख्यो से मिलवाया था और मेरी फैमिली से शादी के बारे में बात भी की थी। दरअसल ख्यो के दादाजी कैथोलिक हैं और जब उन्होंने किम की कमर पर बुद्धा का टैटू देखा तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा और अब वो शादी को तोड़ने पर जोर दे रहे हैं। इसके बाद यंगू और मिनहो ख्यो से मिलने के लिए जाते हैं तो वो कहता है कि मेरे दादाजी चाहते हैं कि हम वेडिंग कंटिन्यू ना करें। ख्यो भी अपने फादर इन लॉ से बहुत ज्यादा नाराज होता है क्योंकि उन्होंने इनसे बदला लेने के लिए डेयोन होटल पर केस कर दिया है। दरअसल ये होटल ख्यो के अंकल की है और बातों ही बातों में ख्यो बता देता है कि शादी के दिन जो भी हादसा हुआ उससे किम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई, इसलिए वो थेरेपिस्ट के पास अपना इलाज करवा रही है। यंगू जब उससे पूछती है क्या तुम शादी तोड़ना चाहते हो तो ख्यो कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स की बात को सुनूंगा। इधर सुयोन और जुनहो होटल जा रहे होते हैं तो जुनहो सजेस्ट करता है कि हम होटल में एक दूसरे को स्वीटी कहकर बुलाएंगे ताकि किसी को हम पर शक ना हो। ये सुनकर सुयोन बड़ी खुश हो जाती है। तभी जुनो के पास यंगू का कॉल आता है और वो वेल्स के बारे में बात करने लगती है। सुयोन को यह सब कुछ वियर्ड लगता है और वो जुनो को कहती है कि तुम्हें उससे कम बात करनी चाहिए क्योंकि अभी तो तुम उसकी बातें सुन रहे हो, लेकिन जब तुम सुनना बंद कर दोगे तो वो काफी हर्ट होगी। जुनो को उसकी बात समझ में आ जाती है। रास्ते में सुयोन का पेट खराब हो जाता है, इसलिए होटल पहुंचने पर वो सीधे वॉशरूम की तरफ भागती है। तभी वहां पर यंगू भी आ जाती है। वो जुनो को नहीं बताती कि मेरे बैग में क्या है और सीधे सुयोन के पास चली जाती है। लूज मोशन की वजह से सुयोन जुनहो के साथ नहीं जा सकती, इसलिए वो यंगू को जुनहो के साथ जाने के लिए कहती है। फिर यंगू जुनो को कहती है कि अब हम दोनों को शादी करनी होगी। ये सुनकर जुनहो तो शॉक रह जाता है। फिर दोनों वेडिंग ऑर्गेनाइजर के ऑफिस जाते हैं और उनसे अपनी छोटी शादी के अरेंजमेंट्स के लिए डिस्कस करने लगते हैं। फिर जब वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने का समय आता है तो यंगो उसी ड्रेस को पिकअप करती है जिसे किम ने पहना था और वो उसे ट्राई करने के लिए कहते हैं। ऑर्गेनाइजर उन्हें कहती है कि देखिए ये फैशन तो पुराना हो चुका है, लेकिन यंगो इसी ड्रेस को पहनने के ऊपर जोर देती है। जुनो उनसे पूछता है कि मेरी वाइफ बहुत पतली है, इसलिए ध्यान रखना कि ड्रेस स्लिप ना हो जाए। ये सुनकर ऑर्गेनाइजर कहती है कि आज तक किसी भी ब्राइड की ड्रेस स्लिप नहीं हुई है।
इधर जब सुयोन वॉशरूम में होती है तो बाहर एक लड़की को फोन पर बात करते हुए सुनती है जो इसी होटल में काम करती है। वो फोन पर किसी को बता रही होती है कि जूही नाम की लड़की को वेडिंग ड्रेस स्लिप होने के इंसिडेंट के बाद होटल से निकाल दिया गया। सुयोन समझ जाती है कि इस लड़की के पास ड्रेस स्कैंडल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो जरूर होगी, इसलिए वो जुनो को कॉल करके इस लड़की के बारे में इन्फॉर्म करती है। जुनो उस लड़की का पीछा करते हुए उसके पास जाता है और उससे जूही का मोबाइल नंबर मांगता है। तभी पीछे से वेडिंग ऑर्गेनाइजर आ जाती है। वो उसे अपने साथ लेके जाती है। जुनो कॉल पर सुयोन से बात कर रहा होता है, तभी उसके सामने वेडिंग ड्रेस में यंगू आ जाती है और जुनो उसकी खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। फिर देखते देखते जज इस केस के दोनों पक्षों का ट्रायल से पहले सेटलमेंट करवाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी राजी नहीं होता। बाद में जब सुयोन किम के साइकेट्रिस्ट के पास जाती है तो वो भी किम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है। वह अगले दिन जब जुनो और यंगू होटल के कैफे में होते हैं तभी जुनो उसे सजेस्ट करता है कि हमें वेल्स के बारे में बात करने के लिए स्पेसिफिक टाइम रखना चाहिए और इस पर यंगू भी एग्री हो जाती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी जुनो को फिर से वो लड़की दिखाई देती है। जुनो उसके पास जाकर उससे वेडिंग ड्रेस के इंसिडेंट के बारे में पूछता है और जूही की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है, लेकिन वो लड़की कुछ भी बताने से मना कर देती है। जुनो उससे रिक्वेस्ट करता है कि देखो, शादी के दिन जो कुछ भी हुआ उससे किम की शादी टूट गई और अब उसका साइकेट्रिस्ट के पास इलाज चल रहा है। ये सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है जूही विदेश चली गई है। अगले दिन कोर्ट में जुनो कैसे भी करके जूही को गवाही देने के लिए बुला ही लेता है। वो बताती है कि वेडिंग ड्रेस स्लिप होने के पीछे होटल वालों की गलती थी, क्योंकि वेडिंग से ठीक पहले लास्ट मोमेंट पर गलती से वो ड्रेस फट गई। उनके पास ड्रेस रिपेयर करने का समय नहीं था, इसलिए वेडिंग ऑर्गेनाइजर ने ड्रेस को बदल दिया जो साइज में थोड़ी बड़ी थी। अब इससे जंग को लगता है कि ये केस वो जीतने वाले हैं, लेकिन फिर जब डिफेंडेंट की टर्न आती है वो किम से सवाल पूछता है और सभी को बताता है कि तुमने शादी के तुरंत बाद एक सोशल मीडिया ऐप के ऊपर पोस्ट डाली थी जिसमें तुमने लिखा था कि मैंने अपनी शादी को बर्बाद कर दिया है और मैं बहुत ही खुश हूँ। किम के इस स्टेटमेंट से पूरा केस पलट जाता है। रात को जब अटॉर्नी जंग की टीम किम से डिस्कस कर रही होती है तो वो उसे सब कुछ बताने के लिए कहते हैं ताकि केस आगे जाकर कोई नया मोड़ न ले। किम कहती है, मैं कभी भी ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे फादर ने ये शादी दोनों परिवारों के बिजनेस को आपस में मर्ज करने के लिए तय की। मेरे फादर को शादी से ज्यादा इस चीज की खुशी थी कि ह्यो के दादाजी उसे वेडिंग प्रेजेंट के लिए जमीन गिफ्ट करने वाले हैं। उन्होंने तो ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो उस जमीन के साथ क्या करने वाले हैं। इतना सुनते ही यंगहो को एक आइडिया आता है। वो सभी को बताती है कि हम स्पेशल डैमेज के अंडर कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि जो जमीन उन्हें शादी के बाद मिलने वाली थी वो उन्हें अब नहीं मिलेगी, इसीलिए शादी टूटने की वजह से उन्हें लॉस हुआ है और ये वेडिंग होटल वालों की गलती के कारण हुआ है। इसका मतलब अब होटल को उन्हें जमीन के नुकसान की रकम देनी होगी। अटॉर्नी जंग उसके इस आइडिया से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और उसे आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट बनाने के लिए कहता है। अब अगले दिन ऑफिस में सीईओ हैन मिस्टर सिंह को एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो लोग स्पेशल डैमेज की डिमांड करके उन्होंने जो कंपनसेशन मांगा था उससे 3 गुना कंपनसेशन ले सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अब 3 बिलियन येन का कंपनसेशन मिलेगा। ये सुनकर मिस्टर सिन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर यंगू उन्हें फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेटमेंट देती है, जिसको पढ़कर मिस्टर सिन उन्हें यही आर्ग्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहता है। किम कहती है कि वो नहीं चाहती कि इस केस को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मिस्टर सिन उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ओपिनियन मैटर नहीं करती। अगले दिन ट्रायल के समय ह्यो के अंकल यानी होटल के मालिक को कन्फेशन बॉक्स में बुलाया जाता है, जहां अटॉर्नी जंग बातों में उसको फंसाकर ये कबूल करवा देते हैं कि उसके सामने ही ख्यो के दादाजी और किन के फादर ने जमीन के सौदे की बात की थी। अपोनेंट लॉयर को लगता है कि वो अब केस हारने वाला है। फिर जंग के दिखाए गए स्पेशल डैमेज के स्टेटमेंट को पढ़कर जज अपना फैसला हैंडबॉल लॉ फर्म के पक्ष में सुनाने वाले होते हैं कि तभी किम अपना हाथ खड़ा कर देती है और केस वापस ले लेती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि किम के पूछने पर यंगू ने उसे बताया था कि तुम केस को कैसे विथड्रॉ कर सकती हो। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां मिस्टर सिन ऐन मौके पर केस को वापस लेने के कारण किम के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर किम सच बताते हुए कहती है कि वो खेयो से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड निनी है। किम ने शादी वाले दिन निनी को देखा था, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। वो आगे बताती है कि फ्यूचर में वो और निनी एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। अब ये सुनकर मिस्टर सिन तो अब बेहोश हो जाता है और किम निनी का हाथ पकड़कर बाहर चली आती है। केस क्लोज होने की खुशी में सीईओ हैन अपनी पूरी टीम को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाती है। इतनी महंगी डिशेज होने के बावजूद भी यंगू सूजी ऑर्डर करती है। डिनर के बाद जुनहो रेस्टोरेंट के बाहर यंगू का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो उसे कुछ भी कहे बिना चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने फादर को एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट से लाया हुआ खाना देती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि पहली बार उसकी बेटी उसके लिए खुद के पैसों से खाना लाई है। फिर यंगू उन्हें कहती है कि शायद ऑटिज्म डिसऑर्डर के कारण मेरी शादी कभी ना हो पाए, लेकिन अगर कभी भी मेरी शादी हो जाती है तो मैं चाहती हूँ कि उसके बाद आप भी शादी कर लेना, क्योंकि आज तक आपने सिंगल फादर होने के बावजूद भी मेरी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया।
पर शादी के बाद मैं आपको अकेला नहीं देखना चाहती। ये सुनकर ग्वेंग अपसेट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेजन लॉ फर्म की सीईओ सुभी एक इंटरव्यू दे रही है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद एक अटर्नी आकर उससे बताती है कि जो केस हमने लेने से मना कर दिया था उसे हैंडबा लॉ फर्म ने ले लिया था और उन्होंने मिस्टर सिन को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें 1 बिलियन की जगह 3 बिलियन का कंपनसेशन दिलाएंगे। फिर वो यंगू का लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट देखती है। स्टेटमेंट पढ़कर सुबी इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि यंगू को उनकी लॉ फर्म के लिए काम करना चाहिए। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब एक कपल अपने घर आता है, वो देखते हैं कि उनका छोटा बेटा बड़े बेटे की छाती पर जोर जोर से मार रहा है। वो जैसे तैसे करके उसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन तब तक उसके बड़े बेटे की मौत हो चुकी है। आखिर उस लड़के ने अपने बड़े भाई को क्यों मारा? इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटर्नी वू के तीसरे और चौथे एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये कपल अब अपने घर पर आता है तो सभी लाइट्स बंद देखकर परेशान हो जाता है। इसी बीच उन्हें अचानक से घर से चिल्लाने की आवाज आती है जो कि उनके छोटे बेटे की है जिसका नाम जियोंग हन है। दोनों दौड़ते हुए अंदर जाते हैं और वहां का नजारा देखकर शॉक, क्योंकि वो देखते हैं कि उनका बड़ा बेटा सेंग फर्श पर लेटा हुआ है और जोंग हन उसकी छाती पर बैठकर जोर जोर से मार रहा होता है। उसके पापा जोंग हन को दूर करते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि सेंग की बॉडी कोई मूवमेंट नहीं करती। इसका मतलब है कि जोंग ने अपने भाई को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसकी जान चली गई है। इधर जब वो कपल अपने मरे हुए बेटे के पास बैठकर रो रहे होते हैं तो वही उनका छोटा बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम यंगू को देखते हैं जो अपने ऑफिस के बाहर लगे हुए खुद के नेम टैग को देखकर बहुत खुश होती है। तभी वहां पर सुयोन आती है और वो इस मेमोरी को कैप्चर करने के लिए जब यंगू के मोबाइल से उसकी फोटो खींचती है तो उसके मोबाइल पर सीनियर अटर्नी जंग का कॉल आता है। इसलिए यंगू तुरंत जंग के ऑफिस में चली जाती है। वहां पहुंचने पर जंग उसे इस केस के बारे में बताते हुए कहता है ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के चेयरमैन है और ये हैंडवा लॉ फर्म के बहुत ही पुराने क्लाइंट है और उस चेयरमैन के छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई की मार मार कर जान ले ली है। विक्टिम की बॉडी में काफी सारे इंटरनल फ्रैक्चर थे। उसकी मौत चेस्ट में हुई इंटरनल ब्लीडिंग के कारण हुई है। अब जंग चाहता है कि यंगू उसे इस केस में असिस्ट करे क्योंकि डिफेंडेंट जोंग हन जिसने अपने भाई को मारा है उसे भी यंगू की तरह ऑटिज्म डिसऑर्डर है। अब ये सुनकर यंगू थोड़ा उदास हो जाती है और केस की फाइल पढ़ने के बाद विल्स का एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि हर कोई जिसे ऑटिज्म डिसऑर्डर है वो स्पेक्ट्रम के अलग अलग लेवल पर होता है। जोंग इस स्पेक्ट्रम के फाइनल लेवल पर है जिसकी वजह से उसकी मेंटल स्टेट 6 से 10 साल के बच्चे की हो गई है। इसके बाद यंगू और जंग पूछताछ के लिए चेयरमैन और उसकी वाइफ से मिलते हैं। वो बताते हैं कि दोनों भाई की आपस में बहुत ही अच्छी बनती थी। बड़ा भाई सेंग एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था और उसका नेचर भी काफी अच्छा था और तो और वो अपने छोटे भाई का भी बड़े अच्छे से ध्यान रखता था। जोंगू की मॉम बताती है कि वो भी बहुत अच्छा लड़का है लेकिन थोड़ा जिद्दी है। फिर लंच के समय जुनो ऑफिस के बाकी लोगों के साथ जाने लगता है तो उसकी नजर दूर से आ रहे यंगू पर पड़ती है और वो लिफ्ट का दरवाजा तब तक रोक कर रखता है जब तक यंगू आ नहीं जाती। फिर जुनो और यंगू साथ में लंच करते हैं। तभी यंगू उसे वेल्स के बारे में फैक्ट्स बताती है और जुनो इसे ध्यान से सुनता है। वैसे उन दोनों को बात करता हुआ देखकर सुयोन बहुत ज्यादा जेलस फील करती है क्योंकि उसे जुनो पर क्रश है। इसके बाद जंग और यंगू डिफेंडेंट से मिलकर उससे केस के बारे में कुछ जरूरी सवाल पूछते हैं, लेकिन उससे बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। फिर जब यंगू उससे पूछती है कि तुम्हारा अपने भाई के साथ रिलेशनशिप कैसा था, क्या तुमने अपने भाई को मारा है? ये सवाल सुनकर जोंग अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल होता है और पैनिक होकर टेबल के ऊपर अपना हाथ पटकने लगता है। इस वजह से ये मीटिंग कैंसिल हो जाती है। जब यंगू रेस्टोरेंट में अपने फादर के साथ बैठी होती है तो वो उन्हें सारी बात बताते हुए पूछती है कि 21 साल के ऑटिस्टिक लड़के से बात करनी है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ? यंगू पूछती है कि किसी ऑटिस्टिक इंसान के साथ कैसे रह पाते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए वो उसे बचपन का एक किस्सा सुनाते हैं। जब यंगू बहुत ही छोटी थी और अपने खिलौने के साथ खेल रही थी तभी उन्हें उनके सामने चोट लग गई और वो दर्द से चिल्लाते हुए उसे पुकारते भी हैं, लेकिन यंगू ने उस समय उनकी तरफ देखा भी नहीं और अपने खिलौने में लगी रही। वो ये देखकर रोने लगे कि उनकी बेटी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब यंगू बड़ी और पहले से काफी ज्यादा जिम्मेदार और समझदार हो चुकी है। यंगू के फादर एक और इंसिडेंट याद करते हैं जब यंगू खो गई थी। बहुत देर तक ढूंढने पर यंगू उन्हें एक दुकान के बाहर जोर जोर से रोती हुई दिखाई दी। दुकान का मालिक उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा लेकिन यंगू जो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके फादर जब उसके साथ पब्लिक लॉ की बात करने लगते हैं तो यंगू तुरंत चुप हो जाती है और साथ में जाने लगती है। अब प्रेजेंट में आ जाओ। यंगू के फादर उसे समझाते हैं कि जैसे तुम्हें लॉ के बारे में बातें करना अच्छा लगता है वैसे ही उस लड़के को किसी चीज के बारे में बात करना पसंद होगा। अगले दिन मीटिंग में जब जियोंग आता है तो यंगू, सुयोन और जंग उसके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के स्टाइल में उसका स्वागत करते हैं और जियोंग भी इस बार उनसे अच्छे से बात करता है। इसके बाद तीनों एक एक करके कार्टून सॉन्ग गा गा कर उससे सवाल पूछते हैं तो वो उन्हें सभी जवाब देता
देता है, लेकिन जब उससे उस इंसिडेंट के बारे में पूछा जाता है तो वो फिर से पैनिक होकर आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो वो जोंग से पूछती है क्या सेंग ने खुद को मारने की कोशिश की, तो जेंग कहता है कि हाँ, लेकिन उसकी माँ कन्विंस नहीं होती क्योंकि वो हर सवाल का जवाब सिर्फ हाँ में दे रहा था। वो इसे लेकर चली जाती है। अब जुनहो और यंगो सबूत ढूंढने के लिए क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, जिससे वो ये साबित कर पाए कि सेंग ने खुद की जान ली थी। जुनहो रूम में सेंग के स्टेप्स को दोहराने की कोशिश करता है तो उसे एक टूटी हुई रस्सी मिलती है, जिसको देखकर वो सोचते हैं कि सेंग रस्सी से लटक रहा था। तो जोंग ने उसको देख लिया होगा और उसे बचाने के चक्कर में ये रस्सी टूटी होगी। तभी उन्हें कमरे में सेंग की डायरी भी मिलती है। इसके बाद जुनहो और यंगो जियोंग के पेरेंट्स को बताते हैं कि सेंग ने अलग अलग तरीके से बहुत बार खुद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जोंग की मॉम को इस बात पर यकीन ही नहीं होता। इसलिए वो लोग उस डायरी की बातें सुनाते हैं, जिससे पता चलता है कि सेंग अपनी लाइफ में पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड था। जोंग ने उसे एक बार रस्सी से लटकते हुए देखा भी था और उसे रोकने की कोशिश भी की थी। यहाँ यंगो को लग रहा होता है कि इंसिडेंट वाले दिन जोंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो सेंग को मारने लगा था। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जोंग के डैड ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनके बेटे ने खुद को मारा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होगा तो इससे पूरे शहर में उनकी बदनामी हो जाएगी। वो यंगू को ऑटिस्टिक होने का ताना देकर चले जाते हैं। इसके बाद जब यंगू अपने कलीग्स के साथ ऑफिस के दरवाजे के पास खड़ी होती है, वो देखती है कि जियोंग खुद से टैक्सी में बैठकर वहां पर आ गया है। यंगू उसे अंदर लेके जाती है और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती है। जोंग की मॉम जब वहां पर आती है तो वो यंगू से रिक्वेस्ट करती है कि इस केस में जोंग को मेंटली अनस्टेबल बताया जाए और सेंग के खुद के मारने के बाद बाहर ना आने दो। अगले दिन ट्रायल में साइकेट्रिस्ट की मदद से ये प्रूव करने की कोशिश की जाती है कि ऑटिस्टिक इंसान के लिए वायलेंट होना आम बात है, इसलिए जोंग की इसमें कोई गलती नहीं है। प्रोसिक्यूटर अटॉर्नी कहता है कि जब ऑटिस्टिक अटॉर्नी को नॉर्मल अटॉर्नी की तरह ट्रीट करते हैं तो ऑटिस्टिक क्रिमिनल को भी नॉर्मल क्रिमिनल की तरह सजा मिलनी चाहिए। अब ये सुनकर यंगो परेशान हो जाती है और ट्रायल खत्म होने के बाद अपने ऑफिस में रस्सी से लटकने की कोशिश करती है, लेकिन जुनहो उसे बचा लेता है और इसमें दोनों गिर जाते हैं। यंगू एक कंडीशन को नोटिस करती है और भागते हुए जंग और जियोंग के फादर को जाकर बताती है कि जब रस्सी से लटकते हुए देखने पर जियोंग ने सेंग को बचाने की कोशिश की तो वो पीठ के बल गिर गया, जिससे उसकी कमर में फ्रैक्चर्स आए, और जब जियोंग ने उसे सीपीआर देने की कोशिश की तो उसकी चेस्ट में फ्रैक्चर आए। ये बात कोर्ट में रखने पर मर्डर चार्ज को हटाकर असॉल्ट चार्ज लगा दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ये भी बताना पड़ेगा कि सेंग ने खुद को मारने की कोशिश की थी। जियोंग के फादर मान जाते हैं, लेकिन वो यंगू को इस केस से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। यंगू भी मान जाती है। अब ये सब कुछ देखकर जंग हैन से यंगू के साथ हो रहे इस मिसट्रीटमेंट की शिकायत करता है, लेकिन सीईओ होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। अब अगले दिन यंगू की जगह पर अटॉर्नी जंग कोर्ट में मेडिकल एग्जामिनर से सवाल पूछकर साबित कर देता है कि जियोंग बेकसूर है और अपने भाई को बचाते हुए उसे फ्रैक्चर्स आए थे। केस जीत जाने के बाद जुनहो गिफ्ट लेकर यंगू के केबिन में आता है तो देखता है कि उसका पूरा केबिन खाली है, क्योंकि यंगू अपना रिजाइनेशन देकर चली गई है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शहर में रहने वाले दो बड़े भाई कंट्री साइड में रहने वाले अपने छोटे भाई डोंग सैम के घर पर जाते हैं। उनके आते ही डोंग सैम की वाइफ छत ठीक करके अपने पड़ोसी जीहोक को घर जाने के लिए कहती है। उनकी बातों से पता चलता है कि इन तीन भाइयों के फादर ने डोंग सैम के नाम पर एक जमीन की हुई है जो गवर्नमेंट डेवलपिंग एरिया के अंदर आती है। डोंग सैम उस जमीन पर खेती किया करता था, इसलिए गवर्नमेंट उसे जमीन के बदले 10 बिलियन येन का कंपनसेशन देने वाली है। डोंग सैम के दोनों भाई उस कंपनसेशन में हिस्सा भी चाहते हैं क्योंकि वो जमीन उनके फादर की है, और फिर डोंग सैम भी उनकी बातों से एग्री हो जाता है। लेकिन फिर उसका भाई बताता है कि कानून के हिसाब से सबसे बड़े भाई को जमीन का 50% हिस्सा मिलेगा, वहीं बीच वाले को जमीन का 30 और सबसे छोटे भाई को 20% हिस्सा मिलेगा। और बेचारा डोंग सैम अपने भाइयों के लाए हुए पेपर्स पर साइन कर देता है क्योंकि वो उन पर पूरा विश्वास करता है। उधर हैंडबा लॉ फर्म में जंग ने यंगू का रेजिग्नेशन लेटर अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। इधर जब यंगू को दिखाते हैं तो वो अपने फादर के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी वहां पर उसकी दोस्त ग्यूरामी आती है जो बताती है कि मेरे फादर डोंग सैम को उनके बड़े भाइयों ने धोखा दिया है, क्योंकि मेरे फादर को 10 बिलियन येन मिलने वाले थे, लेकिन वो अपने भाइयों की बातों में आकर बड़े भाई को 5 बिलियन येन और बीच वाले को 3 बिलियन येन देने के लिए तैयार हो गए, और अब सिर्फ उन्हें 2 बिलियन येन ही मिलेंगे। जुरामी बताती है कि मेरे फादर ने अपने भाइयों पर विश्वास करके पेपर्स के ऊपर गलती से साइन भी कर दिया, जिससे उन्हें सबके हिस्से के कंपनसेशन का पूरा टैक्स अकेले ही चुकाना पड़ेगा, और टैक्स भरने के बाद मेरे फादर 250 मिलियन येन के घाटे में चले गए। जुरामी चाहती है कि यंगू इस केस की अटॉर्नी बने, लेकिन यंगू मना करते हुए कहती है कि मैं अब अटॉर्नी
अटॉर्नी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे अटॉर्नी को रेफर जरूर करूंगी। इसके बाद तीनों ग्यूरामी के गांव के लिए निकल जाते हैं ताकि वहां से केस से रिलेटेड कुछ जानकारी मिल सके। रास्ते में जब यंगो अपना स्कूल देखती है तो उसे याद आता है जब वो छोटी थी तो उसे शहर के स्कूल में बच्चे बहुत ज्यादा तंग किया करते थे, इसीलिए उसके पापा उसे लेकर गाँव शिफ्ट हो गए ताकि उसे यहाँ के बच्चे तंग ना करे। लेकिन यहाँ के बच्चों ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया और एक बार एक लड़की यंगू को एक नोट देती है। उसमें उसने टीचर के लिए कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं और वो लड़की ये चाहती थी कि यंगू टीचर से ये सारे सवाल पूछे। यंगू जब सबके सामने वो नोट पढ़ती है तो टीचर उसे जोर का थप्पड़ मारती है। यूरामी भी इसी क्लास में थी और उसे पूरी स्कूल साइको कहकर बुलाती थी। और इसके बाद फिर धीरे धीरे यंगू और यूरामी की दोस्ती हो गई। गाँव पहुंचकर यंगू वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है और पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझने के बाद ये एडवाइस देती है कि डोंग सैम के भाइयों ने उन्हें हेरिटेज लॉ का झूठ बोलकर इस पेपर पर साइन करवाए, लेकिन हेरिटेज लॉ तो कब का खत्म हो चुका है। आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं क्योंकि आपके भाइयों ने झूठी बातें कहकर आपसे साइन करवाया। पहले तो डोंग सैम अपने भाइयों के ऊपर केस करने से मना कर देता है, लेकिन अपनी बेटी और बीवी के कहने पर मान ही जाता है। वो यंगू से उनका केस लड़ने के लिए कहता है, लेकिन यंगू तो मना कर देती है। अब अगले दिन यूरामी यंगू के कहने पर हैंडबा लॉ फर्म में जाकर सीनियर अटॉर्नी जंग से मिलती है, लेकिन उसकी फाइल को देखकर जंग ये कहकर केस लेने से मना कर देता है कि ये केस जीतना इम्पॉसिबल है क्योंकि डोंग सैम ने अपनी मर्जी से उन पेपर्स पर साइन किए थे। यंगू उसे फोन पर पॉइंट समझाने की कोशिश करती है, पर जंग कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी कहना है तो फेस टू फेस बात करनी होगी। इसके बाद यंगू तुरंत ऑफिस पहुंचती है। यहाँ सभी लंच कर रहे होते हैं। जुनो उसे इतने दिनों के बाद देखकर बहुत खुश होता है। जंग उसे समझाता है कि ये केस बहुत ही रिस्की है, इसलिए मैं और मेरे एम्प्लॉय इस केस में नाक नहीं कटाना चाहते। अगर तुम इस केस को हैंडल करती हो तो एज अ सीनियर अटॉर्नी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यंगू कहती है मैंने तो रिजाइन कर दिया, इसलिए मैं केस नहीं लड़ सकती। इस पर जंग कहता है कि जब तक तुम रिजाइन का कारण नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हारे रिजाइनेशन लेटर को अप्रूव नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हें हैंडबा फर्म के अटॉर्नी होने पर यह केस लड़ना ही होगा। फिर जब यंगू ऑफिस के दरवाजे के पास खड़ी होती है तो जुनो उसे कैबिन में रखे हुए उस गिफ्ट के बारे में पूछता है। यंगू कहती है मुझे पता नहीं था वो गिफ्ट किसने दिया, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। ये सुनकर जुनो उदास हो जाता है। तभी वहां पर यूरामी आती है और यंगू को साथ लेकर घर चली जाती है। अगले दिन कोर्ट में यंगू डोंग सैम के दोनों भाइयों से पूछती है कि क्या तुमने हेरिटेज लॉ कहकर पेपर्स पर साइन करवाए, तो ये दोनों भाई मना कर देते हैं, जिससे सभी को लगता है बहुत बड़ा झटका। जज फिर यंगू को सबूत के साथ अगले तारीख पर आने को कहती है और जब वो कोर्ट रूम से बाहर आते हैं तो डोंग सैम के दोनों भाई उसे डांटते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अब सबूत के लिए जंग डोंग सैम से पूछता है कि आपके अलावा कोई विटनेस है जो पेपर्स पर साइन करते समय आपकी बात सुन रहा था। डोंग सैम की वाइफ कहती है हाँ, हमारा पड़ोसी गिहुक उस दिन छत पर काम कर रहा था और शायद उसने उन लोगों की बातें सुनी होंगी क्योंकि उसे दूसरों की बातें सुनने का बहुत शौक है। फिर सभी जिहुक के घर जाकर पूछते हैं कि क्या तुमने उस दिन कुछ सुना था, तो पहले तो वो बताने से मना करता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मैंने हेरिटेज लॉ के बारे में सुना था। और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि डोंग सैम के भाई उसे बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अब सॉलिड प्रूफ है। बाहर जाते समय यूरामी जुनो को कहती है कि तुम यंगू को लेकर बीच पर सनसेट देखने के लिए जाओ। इसका मतलब यूरामी को पता चल गया है कि जुनो भी यंगू को पसंद करता है। यूरामी के कहने पर जुनो यंगू के साथ सनसेट के लिए जाता है और यंगू वहाँ भी वेल्स के बारे में बातें करना शुरू कर देती है। जुनो पूछता है कि क्या तुमने कभी वेल्स देखी है, तो वो मना कर देती है। फिर जुनो कहता है कि हम वेल देखने के लिए एक्वेरियम जा सकते हैं। ये सुनकर यंगू कहती है कि वेल्स के लिए एक्वेरियम जेल की तरह होता है क्योंकि वहाँ वेल्स की लाइफ सिर्फ 4 साल होती है, जबकि समुद्र और नदियों में वेल्स की लाइफ 40 साल होती है। यंगू बताती है कि जुजुआ आइलैंड पर बहुत सारी वेल्स और डॉल्फिन्स रहती हैं, हम वहाँ एक दिन जाकर देखेंगे। सनसेट को देखते हुए जुनो उससे हैंडबा लॉ फर्म को अचानक से छोड़कर चले जाने के रीजन को पूछता है। यंगू बताती है कि जब मैं अटॉर्नी थी तभी लोग मुझे देखकर यही समझते थे कि मैं ऑटिस्टिक हूँ और अपनी टीम की सबसे कमजोर मेंबर हूँ। मैं जिस टीम के साथ भी रहूंगी वो टीम हमेशा हारेगी, इसलिए अपनी टीम की जीत के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अटॉर्नी नहीं रहूंगी। जुनो उससे कहता है मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरी साइड रहो और हमेशा तुम्हारी साइड मैं रहूं। ये सुनकर यंगू सरप्राइज हो जाती है। अगले दिन कोर्ट में जिहुक से जब यंगू पूछती है क्या तुमने उस दिन हेरिटेज लॉ के बारे में सुना था, तो इस बार जिहुक ऐन मौके पर अपनी बात से मुकर जाता है और मना करते हुए कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। यहाँ होते हैं सभी शॉक और जिहुक डोंग सैम के भाइयों के सामने स्माइल करता है। इसका मतलब है वो उनके साथ मिल चुका है। अब रात को यंगू रेस्टोरेंट में यूरामी के साथ होती है तो वो यंगू को कहती है कि मेरे पेरेंट्स की गलती है क्योंकि उन्होंने कोई सबूत रखा ही नहीं, अब हम क्या सबूत लाएंगे। ये सुनकर यंगू को एक आइडिया आता है।
अगले दिन जब डोंग सैम अपनी फैमिली के साथ अपने फादर के मेमोरियल पर अपने भाइयों के घर जाता है तो ग्युरामी जो पूरी तरह से ड्रंक होती है वो तमाशा करने लगती है। गुस्से में उसके अंकल उसे थप्पड़ मारते हैं और ये देखकर डोंग सैम अपने भाइयों से भिड़ जाता है। उनमें लड़ाई हो जाती है। इसी बीच ग्युरामी की मॉम पुलिस को भी कॉल कर देती है। अगले दिन कोर्ट में यंगो मेडिकल रिपोर्ट्स और पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है जिससे साबित हो जाता है कि ग्युरामी के अंकल ने उसे और उसके फादर के साथ मारपीट की और फिजिकली असॉल्ट भी किया। इसके बाद यंगो बताती कि सिविल लॉ के मुताबिक अगर दो पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट है और अगर उनके बीच झगड़ा हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी की मर्जी से कैंसिल किया जा सकता है। इसीलिए मेरे क्लाइंट इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की अपील करते हैं। अपोजिशन का अटॉर्नी कहता है कि ये असॉल्ट जानबूझकर करवाया गया है। तो यंगू कहती है क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो जाए कि ये असॉल्ट जानबूझकर करवाया गया है। अटॉर्नी जंग ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और जज भी यंगू के पक्ष में ही फैसला सुनाते हैं। इसके बाद जुनो यंगू को सरप्राइज देने के लिए उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में लगाई गई वेल की बहुत बड़ी पेंटिंग दिखाता है जिसे देखकर यंगू खुश हो जाती है। उधर डोंग सैम के दोनों भाई उससे माफी मांगते हैं और उन्होंने ये स्कैम इसीलिए किया क्योंकि वो दोनों कर्जे में डूबे हुए थे। डोंग दोनों भाइयों को माफ कर देता है और कंपनसेशन के पैसों को 3 भागों में बांटने का फैसला करता है। ये केस जीतने के बाद यंगू अपना रिजाइनेशन वापस ले लेती है। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कुछ महीने पहले सीईओ हैन यंगू के फादर ग्वेंग के पास जाकर एक जॉब ऑफर करती है, ये पता होने के बावजूद भी कि उसे ऑटिज्म डिसऑर्डर है। वापस लौटते हुए हैन यंगू की फोटो देखकर कहती है ये बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। लेकिन जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताना आखिर यंगू के फादर और हैन के बीच क्या रिलेशन है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ईवा नाम की एटीएम मशीन बनाने वाली कंपनी का डायरेक्टर अपने नए एटीएम की मॉडल और डिजाइन को बैंक के सामने एक्सप्लेन कर रहा है। वो बताता है कि इस समय जो एटीएम काम के लिए जा रहे हैं उनके फ्रॉड के बारे में बहुत सारे मामले सामने आए हैं जिसमें एम्प्लॉय बैंक से पूरे पैसे निकाल देता है लेकिन एटीएम मशीन में कम पैसे डालता है। इसी प्रॉब्लम का इलाज हमारी नई एटीएम मशीन में है क्योंकि इस नई मशीन में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो नोट के वजन को काउंट करती है। अगर किसी ने एटीएम में एक भी नोट कम डाला तो वो मशीन उसे पकड़ लेगी। वहाँ बैठे बैंक के लोग कुछ दूसरी कंपनीज के नाम बताते हुए कहते हैं कि इन्होंने तुमसे पहले इस टेक्नोलॉजी का ऑफर हमें दिया है, अब ये मॉडल तो पुराना हो चुका है। ये सुनकर डायरेक्टर को झटका लगता है और वो कहता है कि हम पिछले 2 सालों से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी हमारी है और कोई दूसरी कंपनी इसे बना ही नहीं सकती। इस पर बैंक की एक मेंबर कहती है कि हो सकता है किसी ने इस टेक्नोलॉजी को लीक कर दिया हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जब यंगू कैफेटेरिया में बैठी होती है तो वहां पर सुयोन आकर उससे एटीएम के केस के बारे में पूछती है, लेकिन यंगू को इस केस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर सुयोन उससे बताती है कि सीनियर अटॉर्नी जंग ने मुझे और मिनवू को इस केस को हैंडल करने के लिए दिया है और मिनवू को ये सारी डिटेल्स तुम्हें शेयर करने को कहा गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया शायद। सुयोन आगे बताती है कि मिनवू जब कॉलेज में था तो दूसरे लोगों से आगे रहने के लिए हमेशा अलग अलग तरकीबें अपनाता रहता था, शायद इसलिए उसने तुम्हारे साथ केस की डिटेल्स को शेयर नहीं किया क्योंकि वो तुमसे आगे रहना चाहता है। इसके बाद यंगू मिनहू के पास जाकर पूछती है कि तुमने मुझे इस केस के बारे में क्यों नहीं बताया। मिनहू कहता है कि मैं भूल गया था। फिर वो यंगू को सारी फाइल्स देकर कहता है कि इसमें केस की सारी डिटेल्स हैं और 5 मिनट बाद क्लाइंट के साथ मीटिंग होने वाली है, इसलिए जल्दी पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लो। यहाँ मीटिंग में ईवा कंपनी का डायरेक्टर उन्हें एटीएम मशीन का डिजाइन और वर्किंग के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि हमने यूटिलिटी राइट्स के लिए अप्लाई कर दिया है। वो ये भी कहता है कि जिस कंपनी ने हमारे डिजाइन को चुराया है उन्होंने इससे पहले भी बहुत बार ऐसा किया है। मीटिंग के दौरान मिनहू अपने क्लाइंट से फ्लुएंटली सवाल कर रहा होता है। वहीं जब जंग इस केस से जुड़े कुछ सवाल यंगू से पूछता है तो यंगू जल्दी जल्दी से फाइल चेक करने लगती है क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं होता। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद जंग यंगू को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें क्लाइंट से मिलने के पहले सारी डिटेल्स पढ़ लेनी चाहिए और ध्यान रहे आगे से ये गलती दोबारा ना हो। खैर यंगू उन्हें मिनहू की शिकायत नहीं करती और उसके जाने के बाद मिनहू कहती है कि आगे से केस की डिटेल्स समय पे मुझे शेयर कर देना ताकि आज जैसी गलती दोबारा ना हो, लेकिन मिनहू उससे मना कर देता है कि मैं कभी भी डिटेल्स शेयर नहीं करूंगा। दरअसल जैसा कि सुयोन ने बताया था कि मिनहू का नेचर कॉम्पिटिटिव है और वो अपने साथ वालों से हमेशा आगे निकलने के लिए कुछ भी कर सकता है। हुआ यह था कि मिनहू और यंगू दोनों हैंडबॉल लॉ फर्म में 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और दोनों में से जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होगी उसे परमानेंटली पोजीशन मिल जाएगी। वह अगले दिन कोर्ट में रेवल कंपनी का अटॉर्नी बताता है कि ईवा कंपनी ने अपने डिजाइन का यूटिलिटी राइट 2020 में अप्लाई
किया था, जबकि किसी अमेरिकन कंपनी ने 2019 में इसी टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स कर दिया, जिसे कोई भी बिना किसी परमिशन के इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ईवा कंपनी का डायरेक्टर कहता है कि हमारी पूरी टीम को इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दोनों पार्टी के अटॉर्नी के पास सबूत नहीं होते, इसीलिए जज उन्हें सबूत ढूंढने के लिए समय देते हैं। यंगू तो चाहती है कि वो क्लाइंट से बात करके सच पता करे, लेकिन मिनहू उसे ऐसा करना ही नहीं देता, क्योंकि वो क्लाइंट को नाराज नहीं करना चाहता। तभी उन दोनों को कोर्ट के बाहर से आवाज आती है, और जब ये बाहर जाते हैं तो देखते हैं दोनों कंपनी के डायरेक्टर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। यंगू उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि दोनों में से कौन सच बोल रहा है। रात को रेस्टोरेंट में यंगू अपने दोस्त ग्यूरामी से पूछती है कि अगर कोई इंसान सच या झूठ बोल रहा हो तो कैसे पता चलेगा। इस पर ग्यूरामी कहती है कि झूठ बोलने वाला इंसान बार बार अपनी नाक को टच करता है और उसकी आईब्रो को देखकर पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। इधर जब जुनहो और मिनहो साथ में बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तो मिनहो के पास किसी दूसरे अटॉर्नी का कॉल आता है और वो उससे एटीएम के केस के बारे में पूछता है। मिनहो उसे केस के बारे में डिटेल्स देते हुए कहता है कि यंगू किसी काम की नहीं है, इसलिए पूरे केस को मुझे हैंडल करना पड़ रहा है। जुनहो को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए जब गेम दोबारा शुरू होता है तो वो अग्रेशन में मिनहू को बॉल से मारकर चला जाता है। अब अगले दिन यंगू जब जुनहो के साथ क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही होती है तो वो उससे वही सवाल पूछती है कि अगर कोई इंसान सच या झूठ बोल रहा हो तो उसका पता कैसे चलता है। जुनहो बताता है कि अगर कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसका बिहेवियर थोड़ा बदल जाता है। झूठ बोलने वाला इंसान अपने फेशियल एक्सप्रेशन को काबू कर सकता है, लेकिन बॉडी के सबसे ऑनेस्ट पार्ट यानी कि हाथ और पैर उसके कांपने लगते हैं। यंगू यही आइडिया उसी के ऊपर आजमाने के लिए उसकी आंखों में देखकर पूछती है, क्या तुम यंगू को पसंद करते हो? ये सुनकर जुनहो कुछ बोल भी नहीं पाता और इस सवाल को अवॉइड कर देता है। उधर लीडर्स नाम की एक एटीएम कंपनी से एक आदमी मिनहू को मिलने आता है। वो आदमी बताता है कि हमारी कंपनी ने अमेरिका के ओपन सोर्स पेटेंट को यूज किया है और 2019 में एटीएम डेवलप भी किया, लेकिन बिलिंग मिस्टेक होने के कारण कंपनी और इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और फिर मार्केट के सभी प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय कर दिए गए। इधर जब यंगू और जुनहो ईवा कंपनी के ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से डायरेक्टर बुरी तरह से घायल है और हाथ पैर पर प्लास्टर बंधे होने के कारण यंगू अब झूठ और सच का पता करने में थोड़ा मुश्किल फेस कर सकती है। इसलिए वो इंटेरोगेशन के लिए डेवलपिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास जाती है और पूछती है कि आपने इस टेक्नोलॉजी को कब बनाया। वो बताता है कि हमने 2019 में खुद की मेहनत से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। अब यंगू देखती है कि वो जवाब देते हुए बार बार अपनी नाक को टच कर रहा है और उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। इसका मतलब मैनेजर झूठ बोल रहा है। लेकिन ये सब जानते हुए भी यंगू उसे कहती है कि कोर्ट में तुम्हें बार बार अपनी नाक को नहीं छूना है और घबराना नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगले दिन कोर्ट में जब यंगू मैनेजर से सवाल पूछती है तो उसका जवाब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देता है, जिससे सभी को लगता है कि वो सच बोल रहा है। अपने झूठ को सच दिखाने के लिए वो बोलते हुए रोने भी लगता है और कहता है कि हमने दिन रात मेहनत करके इस टेक्नोलॉजी को बनाया था, लेकिन दूसरी कंपनी ने हमारा डिजाइन चोरी करके हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब दूसरी कंपनी के अटॉर्नी के पास ईवा कंपनी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं होता। अगले दिन यंगू जब ऑफिस में होती है तभी वहां पर ईवा का डायरेक्टर आकर बताता है कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब सिर्फ हमारी कंपनी ही इस डिजाइन को बेच पाएगी। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और केस को जीतने के लिए यंगू को एक सनफ्लावर की पेंटिंग गिफ्ट करता है। फिर यंगू को अपोजिट कंपनी के डायरेक्टर का भेजा हुआ एक लेटर आता है, इसलिए वो सीधे मिनहू के पास जाती है। मिनहू देखता है कि अपोजिट कंपनी के डायरेक्टर ने लिखा है कि इस टेक्नोलॉजी को अमेरिकन कंपनी ने बनाया था, फिर उसने और ईवा की कंपनी ने इस डिजाइन का इस्तेमाल करके अपनी एटीएम मशीन बनाई, लेकिन ईवा कंपनी ने चालाकी से यूटिलिटी राइट्स अप्लाई कर दिए और ये डिजाइन अपने नाम कर लिया। इसलिए ईवा कंपनी की वजह से कोर्ट ने हमारी कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दिया है। अब वो अपनी कंपनी को बंद होने से बचाने के लिए यंगू से मदद मांगता है, लेकिन वो चाहकर भी मदद नहीं कर पाती, क्योंकि मिनहू मना करते हुए उसे कहता है हमारा काम क्लाइंट की मदद करना है, ना कि अपोजिशन की। यंगू इससे उदास हो जाती है और वो इस लेटर की बात अपने सीनियर जंग को बिना बताए इसे अपने कैबिन के ड्रॉर में रख देती है। फिर लंच करते समय सुयोन यंगू को उसका एक नया निकनेम रखने के लिए कहती है, तो यंगू उसे सनशाइन निकनेम रखने की एडवाइस देती है, क्योंकि वो हमेशा उसकी मदद करती रहती है और उसने लॉ स्कूल में दूसरे बच्चों को उसे तंग करने से भी बचाया था। ये सुनकर सुयोन थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। तभी वहां पर मिनू आकर बताता है कि अपोजिट कंपनी के डायरेक्टर के हाथ कोई सबूत लगा है,
इसके बाद वेरिफिकेशन साइट पर अपोजिट कंपनी का मैनेजर 2019 में बंद हुई लीडर कंपनी की एटीएम मशीन को लेकर आता है। ईवा और लीडर कंपनी की मशीन को चेक करने पर पता चलता है कि इन दोनों कंपनी ने एक ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। लीडर कंपनी ने 2019 में इस टेक्नोलॉजी को बनाया था। इसका मतलब ईवा कंपनी ने टेक्नोलॉजी को चुराया है। केस को हारने पर ईवा कंपनी के डायरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने केस हारने से पहले सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा कर दिया था। इसके बाद यंगू एक झूठी कंपनी का साथ देने के लिए दुख में जुनहो के सामने उदास होकर रोने लगती है। फिर अपने केबिन से उस सनफ्लावर की तस्वीर की जगह उस लेटर को लगा देती है, जिससे वो फ्यूचर में गलत का साथ न दे। अगले सीन में हम टेजान लॉ फर्म की सीईओ को एक आदमी के साथ देखते हैं। वो आदमी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि वो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की कैंडिडेट है। वो आदमी सीईओ को उसकी नाजायज औलाद की अफवाह के बारे में पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एक ऑर्फनेज में, जहाँ हैंग सिम नाम की एक औरत अपनी बेटी हायून के साथ आई हुई है। हायून गहरी नींद में सोई है, जिसको देखकर ऑर्फनेज की मैनेजर उससे पूछती है कि ये इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई। इस पर हैंग सिम यानी कि उसकी माँ कहती है कि मैंने इसे नींद की दवाई दी है। दरअसल हैंग सिम एक कोरिया रिफ्यूजी है और उसने कोई क्राइम किया था जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ रहा है। इसलिए वो जब तक वापस नहीं आती तब तक उसकी बेटी हायून को ऑर्फनेज में वो डाल रही है। वो बार बार मैनेजर से कहती है कि जस्ट बिकॉज मैं कोरियन रिफ्यूजी हूँ, इसीलिए मेरी बेटी के साथ बुरा व्यवहार मत करना और इसे किसी को भी अडॉप्ट मत होने देना। वो हायून को छोड़कर जब ऑर्फनेज से बाहर निकलती है तभी हायून जाग जाती है। वो उसे चिल्लाकर आवाज लगाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हैंग सिम बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती है और अपनी बेटी से माफी मांगते हुए कहती है, बेटा मैं जल्द ही वापस आकर तुम्हें लेके जाऊंगी, और रोती हुई चले जाती है। अगले सीन में हम हैंडबॉल लॉ फर्म को देखते हैं, जहां पर अटॉर्नी चंग यंगू को एक केस के बारे में कुछ बताता है। यह एक चोरी का केस है जिसमें एक नॉर्थ कोरियन रिफ्यूजी यानी कि नॉर्थ कोरिया से भागी हुई औरत पर यह इल्जाम लगाया गया है कि उसने किसी दूसरी औरत पर हमला करके उसे जख्मी किया। दरअसल ये केस सुयोन हैंडल कर रही होती है, लेकिन वो इस केस में बहुत ज्यादा इमोशनली इवॉल्व है, इसलिए जंग इस केस को यंगू को देने के लिए कहता है। यंगू जब सुयोन के केबिन में जाती है तो देखती है वहां पर हर तरफ गंदगी फैली हुई है। सुयोन इस केस में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है कि वो कुछ दिनों से घर भी नहीं गई और ना ही केबिन से बाहर निकली है। सुयोन उससे बताती है कि मुझे हैंग सिम से मिलने के लिए जेल जाना है, और सुयोन और हैंग सिम का केस के चलते रिलेशन इतना अच्छा हो गया कि वो उसे बहन मानने लगी है। फिर जेल पहुंचने पर हैंग सिम सुयोन को देखकर बहुत खुश होती है और यंगू भी खुद का इंट्रोडक्शन देती है। फिर उसके बाद केस से रिलेटेड कुछ जरूरी सवाल पूछे जाते हैं। हैंग सिम बताती है कि मैं कई साल पहले नॉर्थ कोरिया से भागकर इस देश में आ गई थी और आज से 5 साल पहले मैंने एक ब्रोकर को 10 मिलियन येन उधार दिए, लेकिन जब मैं पैसे वापस लेने गई तो उसने कहा कि सारे पैसे ली के पास है। अब वो अपनी कहानी आगे बताती है। ली उसकी ब्रोकर को पैसे वापस नहीं दे रही थी, इसलिए हैंग सिम को अब ली से पैसे निकलवाने थे। वो बताती है कि ली के पास उसके दोस्त जोंग हुई के पैसे थे। दोनों पैसे लेने के लिए ली के घर जाने का डिसाइड करते हैं, और जब ली के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ली और उसके हस्बैंड की लड़ाई चल रही है। जब उसका हस्बैंड घर से चला जाता है तो वो अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि ली पहले से ही घायल है, और जब वो ली से पैसे मांगते हैं तो वो देने से मना कर देती है। फिर ली को डराने के लिए हैंग सिम उसके घर में तोड़फोड़ भी करती है। जोंग हुई दूसरे कमरे में जब पैसे ढूंढने के लिए जाती है तो ली उसे रोकने की कोशिश करती है और गुस्से में वो दोनों ली की पिटाई कर देते हैं। फिर लड़ाई का शोर सुनकर ली की पड़ोसी पुलिस को फोन कर देती है, और पुलिस वहाँ की तोड़फोड़ को देखकर ली की चोट का जिम्मेदार उन्हें मान लेता है। हैंग सिम आगे बताती है कि इस चोरी और मारपीट के लिए मुझे 4 साल की सजा हुई, और जोंगुई ने तो अब तक अपनी सजा पूरी भी कर ली होगी। वो आगे कहती है कि जब मेरे जेल जाने का समय आया तो जूरी ट्रायल से पहले मैं भाग गई, क्योंकि मेरी उस समय एक बहुत ही छोटी बेटी थी, और अगर उस समय मैं उसे ऑर्फनेज में छोड़ती तो सजा खत्म होने तक मेरी बेटी मुझे भूल चुकी होती। पर अब वो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, इसलिए 4 साल की सजा के बाद वो मुझे पहचानने लगी। अब हैंग सिम सरेंडर करने के लिए जेल के लिए तैयार हो जाती है। इसकी बातें सुनकर यंगू को जोश आ जाता है और वो जंग को जाकर कहती है कि हैंग सिम को कम से कम सजा हम दिलवाएंगे। जंग कहता है कि उसके ऊपर लगे चार्जेस से उसे 7 साल की सजा होगी, और 4 साल की सजा तो होनी तय है। फिर सुयोन पॉइंट आउट करती है कि विक्टिम के शरीर पर जो चोट है वो 2 औरत इतनी कम समय में दे ही नहीं सकती, तो जरूर ये चोट उनके जाने से पहले लगी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब जुनो और मिनहू ड्रिंक कर रहे होते हैं
तो जुनहो बताता है कि मुझे ऑफिस में एक लड़की पसंद है, पर उस लड़की को नहीं पता कि मैं उसे पसंद भी करता हूँ। अगले दिन सुयोन और यंगू जोंगहुई के अटॉर्नी से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस डॉक्टर ने विक्टिम का डायग्नोसिस किया था वो थोड़ा बायस था, क्योंकि वो नॉर्थ कोरियन लोगों से नफरत करता था। इसके बाद सुयोन और यंगू जुनहो के साथ विक्टिम के घर जाते हैं तो देखते हैं कि ली का हस्बैंड उसे बुरी तरह से पीट रहा होता है, जिससे यंगू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जुनहो उसे प्रोटेक्ट करता है। ये देखकर सुयोन थोड़ी जेलस भी होती है। खैर ली तो उनसे मिली नहीं, पर उसके पड़ोसी ने जुनहो को बताया कि जब भी ली का हस्बैंड उसे मारता है तो वो पुलिस को बुला लेती है। सुयोन को लगता है कि शायद इंसिडेंट वाले दिन भी उसने पुलिस को ही कॉल किया होगा। अगले दिन ऑफिस में मिनहू जब सुयोन को कहता है कि जुनहो तुम्हें पसंद करता है तो वो बहुत खुश हो जाती है, और जब वो ये बात यंगू को बताता है तो वो थोड़ी उदास हो जाती है। अगले दिन कोर्ट में ट्रायल के दौरान जब ली आती है तो उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान है। सुयोन जब उसकी चोट के बारे में पूछती है तो अपोजिशन का अटॉर्नी उसे ये सवाल पूछने से रोक देता है। फिर सुयोन पूछती है कि इंसिडेंट से 2 दिन पहले आपके घर पुलिस आई थी, तो क्या आपके हस्बैंड ने उस दिन आपको मारा था? इस पर ली कहती है कि ये 5 साल पुरानी बात है तो मुझे कुछ याद नहीं। ये सुनकर हैंग सिम को गुस्सा आ जाता है और सबके सामने वो उसे बुरा भला कहने लगती है। यहाँ जज को हैंग सिम का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता तो जंग उसे शांत करता है और जज से माफी मांगता है। जज विक्टिम और हैंग सिम को एक कोर्ट रूम में साथ नहीं रहने का ऑर्डर देता है और ली को वापस घर भेज देता है। अब यंगू हैंग सिम को समझाती है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी के साथ रहना है तो कोर्ट में शांत रहना पड़ेगा। फिर यंगू उस डॉक्टर से सवाल पूछती है जिसने ली की डायग्नोसिस रिपोर्ट लिखी थी। वो डॉक्टर मानने को तैयार ही नहीं होता कि ली को उसके हस्बैंड के मारने की वजह से चोट आई है। इस पर यंगू अब जज के सामने वो आर्टिकल पढ़ के सुनाती है जिसमें इस डॉक्टर ने नॉर्थ कोरियन से भागे हुए लोगों को भला बुरा कहा और उन्हें क्रिमिनल भी बताया। आर्टिकल के सामने आते ही डॉक्टर जज के सामने नॉर्थ कोरियन लोगों की बुराई करने लगता है। डॉक्टर की बायस रिपोर्ट की वजह से ये केस हैंग सिम के फेवर में जाता है। अगले दिन यंगू और सुयोन हैंग सिम को उसकी बेटी से मिलवाने के लिए ऑर्फनेज लेके जाते हैं, जहां दोनों माँ बेटी को देखकर यंगू याद करती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी स्कूल में सभी बच्चे अपने मॉम डैड के साथ आते थे। उस समय वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा याद करती थी। वापस आते समय रास्ते में सुयोन यंगू से इस इम्पॉसिबल केस को जीतने के लिए कोई आइडिया मांगती है तो यंगू कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। अगले दिन कोर्ट में यंगू जज को एक्सप्लेन करती है कि चोरी के लिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के कानून में बहुत अंतर है। नॉर्थ कोरियन कानून के हिसाब से अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा चोट ना पहुंचाई गई हो और उसका इंटेंशन वैसा नहीं हो तो उसे बस 1 साल की सजा होती है। यंगू कहती है जब हैमसिम अपना पैसा वापस लेने के लिए गई तो उसे नहीं पता था कि साउथ कोरिया के कानून के हिसाब से ज्यादा सजा मिलती है। उसे तो बस नॉर्थ कोरियन लॉ के बारे में ही पता था। अब जज हैंगसिम से पूछता है क्या तुमने चोरी नॉर्थ कोरियन कानून को ध्यान में रखकर की थी, और अगर ली पैसे नहीं देती तो उस समय तुम्हारी इंटेंशन क्या थी? यंगू उसे इशारा करके झूठ बोलने को कहती है, लेकिन वो सच कहती है कि मैं किसी भी हाल में पैसे वापस लेने के लिए गई थी और मैं किसी कानून के बारे में नहीं समझती। इसके बाद आज के लिए कोर्ट ट्रायल खत्म होता है। थोड़ी देर बाद यंगू को एक आइडिया आता है। वो सुयोन के साथ भागते हुए जज के ऑफिस में जाती है और उनसे कहती है कि भले ही मेरी क्लाइंट चोरी करने के लिए गई थी लेकिन उसे एक भी पैसा नहीं मिला, इसलिए उसके ऊपर रॉबरी की जगह अटेम्प्टेड रॉबरी का चार्ज लगना चाहिए। लेकिन जज ये करने को तैयार ही नहीं होता, इसलिए जाते हुए यंग बस इतना ही कह देती है कि हैंगसिम ने जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी छोटी बेटी के लिए किया और जब वो बड़ी हो गई तो उसने खुद से सरेंडर कर दिया। वहां से निकलने के बाद यंगू सुयोन से कहती है कि वेल्स कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती और अगर वो भी वेल होती तो उसकी माँ भी उसे अकेला नहीं छोड़ती। इससे सुयोन को समझ आता है कि यंगू के लिए ये केस इतना जरूरी क्यों है। अगले दिन जज बताते हैं कि जूरी के डिसीजन से हैंगसिम को 4 साल की सजा होगी, लेकिन जज अपना फाइनल डिसीजन बताता है कि हैंगसिम का पहला अपराध था और उसने 5 साल बाद भी सच्चाई दिखाते हुए खुद को सरेंडर कर दिया, इसलिए उसकी सजा को माफ कर दिया जाता है और इससे यंगू जीत जाती है केस। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेजन लॉ फर्म की सीईओ मॉल में शॉपिंग कर रही होती है, तो उसी समय यंगू भी सुयोन के साथ शॉपिंग करने जाती है। टेजन और यंगू की कई सारी आदतें एक जैसी दिख रही होती है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल में कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग गवर्नमेंट के नए डेवलपिंग प्लान की प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। इस प्लान में 2 बड़े बड़े शहरों को एक हाईवे रूट से जोड़ा जाएगा और ये रूट आने वाले बहुत सारे गाँव से होकर गुजरने वाला है। हाईवे के इस रूट में सियोडोक डोंग नाम का एक गाँव भी आएगा, लेकिन सियोडोक डोंग गांव के लोग नहीं चाहते कि उनके गांव के बीच से हाईवे गुजरे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा नॉइज और एयर पोल्यूशन होगा। इसी वजह से सियोडोक डोंग गांव के सारे लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं। इसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि सियोडोक डोंग गांव का हेड हेंसू और चेयरमैन अपने केस को लेकर आते हैं हैंडबार लॉ फर्म में। यहाँ ये दोनों अटर्नी को बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी उनके गाँव के बीचों बीच से हाईवे बना रही है,
जिससे होने वाले पोल्यूशन से उनकी खेती को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसी के साथ वो गांव वालों को कंपनसेशन भी बहुत कम दे रहे हैं, जिससे लोग अनएम्प्लॉयड और होमलेस हो जाएंगे। इसी कंस्ट्रक्शन को रुकवाने के लिए वो केस फाइल करना चाहते हैं। अब सीनियर अटर्नी जंग कहता है कि हमें इस केस को बारीकी से समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए और मैं अपनी टीम से डिस्कस करने के बाद डिसाइड करूंगा कि ये केस लेना है या फिर नहीं। इसके बाद हेंसू और चेयरमैन वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जंग अपनी टीम से केस की डिस्कशन करता है, जहां वो किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए जंग अपनी टीम को आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर्स के पास हाईवे के नक्शे को रिव्यू करने के लिए भेजता है। अब यंगहो, सुयोन और मिनहो तीनों मिलकर 2 अलग अलग इंजीनियर के पास जाते हैं, लेकिन दोनों इंजीनियर एक ही बात करते हैं कि हाईवे की डिजाइन में कोई कमी नहीं है और 2 सिटी को डायरेक्ट जोड़ने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। अब इंजीनियर से मिली जानकारी को ये तीनों जंग को बता देते हैं। इसके बाद हेंसू और चेयरमैन जब हैंडबा लॉ फर्म में आते हैं तो जंग इस केस को हैंडल करने से मना कर देता है, क्योंकि हाईवे को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता और अगर फिर भी उसके ऊपर केस फाइल किया जाता है तो ट्रायल को 1 साल का समय तो लगेगा ही, और इसके बावजूद भी इस केस का विनिंग चांस बहुत ही कम है। इस पर हेंसू कहता है कि आपको जितना भी कमीशन चाहिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन ये हाईवे हमारे गांव के बीचों बीच नहीं जाना चाहिए। वो अटर्नी से रिक्वेस्ट करता है। तभी चेयरमैन कहता है कि आपको ये केस हैंडल करना है या नहीं, इस बात का फैसला करने से पहले आपको हमारा गांव देखना होगा, जो बस यहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले तो अब जंग इसके लिए मना कर देता है, लेकिन जब चेयरमैन उसे ज्यादा फोर्स करने लगता है तो वो जाने के लिए रेडी होता है। अब सभी लोग गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं और जुनो भी उनके साथ जाने के लिए गाड़ी में यंगू के पास जाकर बैठ जाता है। तभी यंगू को मिनहू की बात याद आती है कि सुयोन और जुनहो जैसे गुड लुकिंग लोगों को एक साथ रहना चाहिए। इसके बाद वो उठती है और जुनहो को अपनी जगह स्विच करने के लिए कहती है। अब जुनहो उसकी बात सुनकर हैरान होता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन होता नहीं, इसलिए उसे यंगू की बात माननी ही पड़ती है। अब इससे सुयोन तो खुश हो जाती है, लेकिन जुनहो उसके पास बैठने से बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। फिर थोड़ी देर के बाद सभी सिडोकडोंग गांव पर पहुंचते हैं तो हेंजू उन्हें गांव के लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर अपने गांव की सुंदरता दिखाने के लिए हेंजू उन्हें थोड़ी दूर पैदल चलने के लिए भी कहता है। रास्ते में वो देखते हैं कि गांव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद वो सभी लोगों को अपने गांव के जाने माने लोगों के घर पे लेके जाता है, जहां वो सबसे पहले एक एथलीट से मिलते हैं। उसके बाद वो एक औरत के पास जाते हैं जिसे सभी लोग टेरेसा मानते हैं, क्योंकि वो एक ओल्ड एज सेंटर चलाती है और सभी लोगों की मदद भी करती है। इसके बाद हेंसू उन्हें अपने गाँव की सबसे खूबसूरत जगह हैकबेरी ट्री को दिखाता है, जो कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, जिसको देखकर तो ये सभी इंप्रेस हो जाते हैं। हेंजू बताता है कि गांव वालों ने 2016 में इस पेड़ को नेचुरल मोन्यूमेंट घोषित करने के लिए एक एप्लीकेशन दी थी, लेकिन एग्जामिनर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब उस पेड़ की खूबसूरती देखने के लिए सभी उसके नजदीक जाना चाहते हैं, इसलिए वो पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ते हैं। रास्ते में यंगू गिरने की वजह से उसके कपड़े फट जाते हैं। सभी अलग निकल जाते हैं, पर जिन्हों उसकी मदद करता है और जब वो देखता है कि यंगू की जैकेट फट गई है तो वो उसे अपनी जैकेट देता है। इसके बाद दोनों पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, जहां सुयोन ये देखकर उदास हो जाती है कि यंगू ने जुनहो का जैकेट पहना हुआ है। वेल, इसके बाद हेंजू उन्हें पेड़ के नीचे बैठकर गांव का सुंदर नजारा दिखाता है और एंटरटेनमेंट के लिए उसने वायलिन बजाने वाले को भी बुलाया होता है। फिर सभी ठंडी हवा में गाने सुनते हुए बहुत ही अच्छा फील कर रहे होते हैं। इस गाँव की सुंदरता को बचाने के लिए जंग अब केस को लड़ने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो सभी ऑफिस जाते हैं तो वहां पर रखे हुए इस केस से जुड़े बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल को देखकर शॉक हो जाते हैं। दरअसल जंग ने जुनहो को इन सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए कहा हुआ था। फिर यंगहू, मिनहू और सुयोन तीनों मिलकर रात भर जगकर इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं। अब अगली सुबह जब यंगहू और सुयोन डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, तभी वहां पर जुनहो कुछ और डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है और उन्हें टेबल पर रखता हुआ यंगहू को देखता ही रहता है, लेकिन यंगहू उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती, जिससे जुनहो थोड़ा उदास हो जाता है। अब सुयोन ये सब कुछ देखती है तो जुनहो के जाने के बाद वो यंगू से कहती है कि जुनहो तुम्हें पसंद करता है। इस पर यंगू बताती है कि ऐसा मुझे भी लगा था, लेकिन जब मैंने जुनहो को इसके बारे में पूछा तो उसने टॉपिक ही बदल लिया। इसके बाद सुयोन उससे पूछती है क्या तुम्हें जुनहो पसंद है, तो यंगू थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है कि मेरे जैसे ऑटिज्म वाले लोगों के लिए ये सारी चीजें डिफिकल्ट है। ये सुनकर सुयोन उस पर गुस्सा होकर चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि रात में जब यंगू रेस्टोरेंट जाती है तो वहां पर वो ग्यूरामी से कहती है मैं जुनहो को पसंद करने के बारे में कंफ्यूजन में हूँ। फिर ग्यूरामी उसे आइडिया देती है कि अगर जुनहो को टच करने पर तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट होती है तो तुम जरूर उसे पसंद करती हो। अब अगले दिन कोर्ट में अपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए टेजन लॉ फर्म की सीईओ टाइसुमी आ जाती है, जिसको देखकर ये सभी हैरान हो जाते हैं। अब जैसे केस शुरू होता है तो जंग जज को हाईवे से होने वाले नुकसान को बताता है। फिर जब टाइसुमी अपनी स्पीच देती है तो जज को इम्प्रेस करने के लिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन देती है,
और उसमें हाईवे के फायदे बताते हुए कहती है ये अच्छा है, ये ऐसा है। अब दोनों की स्पीच से कोई कंक्लूजन नहीं मिलता, इसलिए जज नेक्स्ट हियरिंग के लिए डेट देता है। घर आने पर जब यंगू टाइसुमी के बारे में सर्च करती है तो उसके फादर ये देखकर शॉक हो जाते हैं। यंगू बताती है कि मैं और टाइसुमी एक दूसरे के अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं। अब अगले दिन ऑफिस में टीम डिस्कशन के साथ यंगू अपने साथियों को बताती है कि हाईवे का डिजाइन 2016 में बना था और 2019 में एनवायरमेंट असेसमेंट लॉ आया था जिसके मुताबिक ये हाईवे गलत है। इसी के साथ ही यंगू सजेस्ट करती है कि हम ऑन साइट वेरिएशन की रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर जज एक बार सेडोक डोंग गांव को देख ले तो उन्हें भी फैसला लेने में आसानी होगी। अब दूसरी तरफ ग्वेंगहो जब हैन से ऑफिस में मिलता है तो उनकी बातों से पता चलता है कि टाइसुमी और गैंगहो का कॉलेज में अफेयर था और यंगू इन दोनों की बेटी है। और हैंग ने यंगू को ऑटिज्म डिसऑर्डर होने के बावजूद इसलिए नौकरी दी क्योंकि वो यंगू के जरिए अपने कॉम्पिटिटर टाइसुमी से बदला लेना चाहती थी। फिर जब ग्वेंगो बाहर जाता है तो यंगू उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। ग्वेंगो कहता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए यहाँ पर आया था। अब उसके जाने के बाद मिनहू भी समझ जाता है कि ग्वेंगहो हैन से मिलने के लिए आया था और वो यंगू से कहता है कि तुम्हें नेपोटिज्म की वजह से नौकरी मिली, समझी। फिर हम देखते हैं कि कॉफी पीते समय सुयोन जुनहो से कहती है तुम्हारा कुछ ना कहना यंगू को कंफ्यूज कर रहा है और अगर तुम्हें यंगू सच में पसंद है तो उसे बता दो ना। इसके बाद अगले दिन कोर्ट में जंग एनवायरमेंट असेसमेंट के मुद्दे को बताता है, लेकिन अपोजिशन अटर्नी टाइसुमी ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहती है कि ये नियम तो 2019 में आया था और उनका डिजाइन 2016 में बना था, इसलिए ये रूल इस पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। तभी यंगू को एक आइडिया आता है और वो प्रूफ के साथ बताती है कि डिजाइन भले ही 2016 में बना हो लेकिन रूट 2019 में डिसाइड हुआ, इसलिए ये नियम इस पर अप्लाई हो सकता है। इसके बाद जंग ऑन साइट वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट करता है तो जज भी उसे अप्रूव कर देते हैं। फिर जब यंगू वॉशरूम में होती है तो वहां पर टाइसुमी आती है और यंगू ने जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट दी होती है उसकी तारीफ करके चली जाती है। बाहर जब जुनो डॉक्यूमेंट्स को गाड़ी में रख रहा होता है तभी सुयोन उसे यंगू के साथ जाने के लिए कहती है। फिर जुनो उसकी बात मानकर यंगू को अपने साथ लेके जाता है, लेकिन इधर मिनहू सुयोन पर गुस्सा होता है क्योंकि उसे जुनो के साथ जाना था। फिर मिनहू उसे ग्वेंगहो और हैन की दोस्ती और नेपोटिज्म के बारे में बताता है, लेकिन सुयोन उसकी बातों को नोटिस नहीं करती। ऑफिस में सभी डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद यंगू जुनो को ग्युरामी की बात बताते हुए टच करने की परमिशन मांगती है। पहले तो जुनो सोचने लगता है और फिर यंगू के पास आता हुआ कहता है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो क्या तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और सीन यहाँ से होता है शिफ्ट। यंगू अब घर आ जाती है तो उसके पापा बताते हैं कि हैन और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हैन ने मुझे तुम्हारी जॉब का ऑफर दिया था। ये सुनकर यंगू कहती है क्या मुझे नौकरी नेपोटिज्म की वजह से मिली है। इतना कहकर वो रोते हुए घर छोड़कर चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि मिनहू एक साइबर कैफे में बैठा हुआ हैंडबॉल लॉ फर्म में चल रहे नेपोटिज्म के बारे में एक आर्टिकल लिख रहा होता है। इसी के साथ होता है ये एपिसोड खत्म। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि घर छोड़कर आने के बाद यंगू रात को ग्युरामी के घर पर आ जाती है। सुबह होने पर यंगू ग्युरामी के पूछने पर कहती है कि मैं अब से अपने फादर के साथ नहीं रहूंगी। ये सुनकर तो ग्युरामी शॉक हो जाती है। फिर जब यंगू ऑफिस जाती है तो सभी उसे अजीब तरह से घूर रहे होते हैं क्योंकि उन सभी ने मिनहू का लिखा हुआ वो आर्टिकल पढ़ लिया था, लेकिन यंगू इस बात पर ध्यान नहीं देती। इस आर्टिकल को जंग और हैन ने भी पढ़ा होता है और जब जंग के ऑफिस में बैठी हुई सुयोन ये आर्टिकल पढ़ रही होती है तो उसके पास मिनहू आता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वहां पर यंगू आती है और सभी मीटिंग के लिए उसको बैठाते हैं। फिर वहां पर हैन भी आ जाती है। अब हैन के पूछने पर जंग कहता है कि मैंने जांच के लिए जज से ऑन साइट वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट की है। हैन कहती है कि अगर ये आइडिया काम ना करे तो हमें कोई दूसरा आइडिया सोचना होगा जो कि पॉलिटिकल होना चाहिए। फिर हैन उन्हें केस के बारे में समझाते हुए इनडायरेक्टली मिनहू को उसके लिखे आर्टिकल के लिए डांटती भी है। मीटिंग खत्म होने के बाद सुयोन यंगू को मिनहू का आर्टिकल पढ़ाती है, लेकिन यंगू कहती है कि उसने बिल्कुल सच लिखा है, मेरी नौकरी नेपोटिज्म की देन है। सुयोन उसे समझाती है कि तुम तो कॉलेज में सबसे होशियार थी, लेकिन नेपोटिज्म की वजह से तुम्हें नौकरी नहीं मिली है। भले ही तुम्हारे पापा की मदद से तुम्हें नौकरी मिली हो, लेकिन तुम हमेशा हम सबसे आगे ही रहोगी। अगले सीन में देखते हैं कि दोनों टीम जज के साथ उस गांव पर पहुंच जाती है, लेकिन इस बार ये गांव पहले जितना सुंदर नहीं लग रहा होता है क्योंकि इस समय यहाँ पर बारिश हो रही थी। यंगू नोटिस करती है कि जज के अम्ब्रेला पर डॉल्फिन का साइन बना हुआ है। फिर हैंसू सबके साथ एथलीट के घर पर जाता है, लेकिन इस बार उसका बिहेवियर पहले से चेंज होता है क्योंकि उसने हाईवे बनाने के कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दिया है। अब टाइसुमी बताती है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कंपनसेशन का अमाउंट बढ़ा दिया जिससे बहुत सारे लोग कंपनसेशन के लिए मान गए। इसके बाद सभी पहाड़ी पर हैकबेरी ट्री देखने जाते हैं। पहाड़ी पर चढ़ते समय पैर फिसलने से जज गिर जाता है। यंगू जब उसकी मदद करती है तो वो उल्टा उसके ऊपर ही गुस्सा करने लगता है। अब पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद सभी देखते हैं कि खराब मौसम और बारिश की वजह से वो गांव दिखाई नहीं दे रहा और तेज हवा के कारण वो लोग खड़े भी नहीं हो पाते। अब ये सब कुछ देखकर जज कहता है कि इस गांव में हाईवे बनाना ठीक ही रहेगा।
जज के चले जाने के बाद हैंसू अपने घर पर सभी को बताता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सिर्फ उन्हीं लोगों का कंपनसेशन बढ़ाया जिनके घर हाईवे से दूर हैं, और हाईवे के पास जिनके भी घर हैं उनका कंपनसेशन नहीं बढ़ रहा। इससे तो ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनसेशन के चलते लालच में आकर उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ हो जाएंगे। वो ये सभी बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां पर जुनहो कंसेंट फॉर्म लेकर आता है और सभी को बाहर चलने के लिए कहता है। बाहर जाकर वो देखते हैं कि टेजन लॉ फर्म की टीम गांव के सभी लोगों के घर जाकर कंसेंट फॉर्म पर साइन करवा रही है। ये सब देखकर जंग अपनी टीम को भी काम पर लगने के लिए कहता है। अब हैंसू जंग को लेकर सीधे ओल्ड एज सेंटर जाता है, जहां की ओनर वहां रहने वाले सभी लोगों से कंसेंट फॉर्म साइन करने के लिए कहती है। सभी फॉर्म पर साइन करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन साइन करने से पहले वो चाहते हैं कि जंग उनके लिए गाना गाए। बेचारे जंग को मजबूरी में साइन करने के लिए गाना गाना पड़ता है। इसी बीच यंगू को याद आता है कि वो अपना पर्स भूल गई, इसलिए वो पर्स लेने के लिए वहां जाती है। तभी वहां पर टाइसुमी आ जाती है, जिसके पास यंगू का पर्स होता है। टाइसुमी उसे पर्स देने के बाद वेडिंग ड्रेस के केस को जीतने के लिए उसने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसकी तारीफ करती है। टाइसुमी कहती है कि पैसों के आगे सभी लोग झुकते हैं, इसलिए हाईवे तो यहीं बनेगा। जाने से पहले टाइसुमी उसे जॉब का ऑफर भी देती है, जिसे सुनकर यंगू बड़ी सरप्राइज हो जाती है। नीचे खड़ा हुआ मिन्हू उन दोनों को बातें करता हुआ देख लेता है, और जब वो यंगू को इसके बारे में पूछता है तो वो मजाक के अंदाज में कह देती है कि तुम्हें ये बताऊं ताकि तुम आर्टिकल में लिख सको। है ये सुनकर मिन्हू गुस्सा हो जाता है और दोनों में थोड़ी बहस भी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यंगू सामान लेकर जब घर से जा रही होती है तो उसके पापा उसे रोकते हैं। यंगू कहती है कि मैं घर के साथ साथ अपनी नेपोटिज्म से मिली नौकरी को भी छोड़कर जा रही हूँ और अब मैं टेजन लॉ फर्म को ज्वाइन करने वाली हूँ। गैंगो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब यंगू नहीं रुकती तो गैंगो उसे बता ही देता है कि टाइसुमी तुम्हारी माँ है। ये सुनकर यंगू हैरान हो जाती है और जब गुस्से में आगे बढ़ती है तो पैर फिसलने के कारण सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इसके बाद देखते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट हुई यंगू को जब होश आता है तो गैंगो उसे अपनी कहानी बताता है कि वो और टाइसुमी लॉ स्कूल में एक दूसरे से मिले थे। टाइसुमी एक लॉ फर्म के मालिक की बेटी थी और वो एक गरीब किसान का बेटा। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन जब टाइसुमी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसका बिहेवियर अचानक से बदल गया और वो अपने पेट में पल रहे बच्चे को मार देना चाहती थी। गैंगो टाइसुमी को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाता है और पैरों पर गिड़गिड़ाता हुआ उससे रिक्वेस्ट करता है कि इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं बच्चे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। फिर जब यंगू का जन्म होता है तो एक औरत आकर उसे गैंगू को देते हुए कहती है आज के बाद टाइसुमी से कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। गैंगू ने टाइसुमी को दिए हुए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए लॉ से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं किया। गैंगू को इस बात का रिग्रेट होता है और वो यंगू को कहता है कि अगर मैं टाइसुमी के प्रॉमिस को तोड़कर खुद की लॉ फर्म शुरू करता तो आज बेटी तुम मेरे साथ ही काम करती। वो बताता है कि हैन ने तुम्हें किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से नौकरी पर रखा है। टाइसुमी भी पॉलिटिकल रीजन की वजह से मुझे छोड़कर चली गई थी। अब ये सुनकर यंगू को एक आइडिया आता है। वो तुरंत जुनहो को कॉल करके कहती है कि 2016 में हैकबेरी ट्री को नेचुरल मोन्यूमेंट के लिए भेजा गया था। हो सकता है पॉलिटिकल रीजन की वजह से प्रोविडेंस ऑफिस में किसी ने हैकबेरी ट्री को नेचुरल मोन्यूमेंट नहीं बनाने दिया हो। शायद उसे पहले ही पता था कि हाईवे बनने वाला है। जुनहो को उसका आइडिया पसंद आता है और अगले दिन दोनों प्रोविडेंस ऑफिस जाते हैं, जहां हैंसू पहले से ही मौजूद होता है। वो बताता है कि यूजिन इसी प्रोविडेंस ऑफिस में काम करता है और उसने कहा था हैकबेरी ट्री नेचुरल मोन्यूमेंट नहीं बन सकता। हैकबेरी ट्री को एग्जामिन करने वाले लोगों को यूजिन ही लेके आया था। इसके बाद यंगो और जुनो यूजिन के पास जाते हैं। यूजिन वही आदमी है जो हैकबेरी ट्री के पास वायलिन बजा रहा था। यंगो उससे पूछती है कि नेचुरल हेरिटेज को बिना एप्लीकेशन मिले तुम्हें कैसे पता चला कि हैकबेरी ट्री को नेचुरल मोन्यूमेंट नहीं बनाया जा सकता। अब यूजिन कहता है कि इस बात को बहुत साल हो चुके हैं, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं। यंगो के कहने पर यूजिन अपने कैबिन में फाइल लेने के लिए जाता है। तभी जुनहो अकेला देखकर यंगो से उस रात के बारे में पूछता है जब जुनहो उसके बहुत करीब आ गया था, लेकिन यंगो नर्वस होकर उसे धक्का देकर वहां से भाग गई। यंगो बताती है कि तुम्हारे पास आने से मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। फिर वो फाइनली उसे बता ही देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जुनहो उससे कुछ कहने वाला होता है, तभी वो देखता है कि यूजिन भाग रहा है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर तक भागने के बाद जुनहो उसे पकड़ ही लेता है। पकड़े जाने पर यूजिन बताता है कि मैंने नेचुरल हेरिटेज को कभी कोई एप्लीकेशन भेजी नहीं, क्योंकि मुझे ऑफिस से किसी ने बता दिया था कि सिडोकडोंग गांव में हाईवे बनने वाला है, इसलिए मैंने सभी को झूठ बोला कि हैकबेरी ट्री कभी नेचुरल मोन्यूमेंट नहीं बन सकता। बातों बातों में यंगू देखती है कि यूजिन के अम्ब्रेला पर भी सेम डॉल्फिन का साइन है। फिर पूछने पर यूजिन बताता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बनाए हुए घर को देखने के लिए जाता है उन्हें ये अम्ब्रेला गिफ्ट में दी जाती है। अगले दिन कोर्ट में टाइसुमी कहती है कि हाईवे बनने से अब कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सिडोकडोंग गांव के आधे से ज्यादा लोगों ने कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दिया है। जज भी अपना आखिरी फैसला सुनाने ही वाला होता है, तभी जंग
जज को रोककर कहता है कि मैं कोर्ट को चैलेंज करना चाहता हूँ। ये सुनकर जज को गुस्सा आता है और वो जंग को इसका कारण पूछते हैं। तो जंग बताता है कि जज के जो अम्ब्रेला है वो सिर्फ उन्हें दिया जाता है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के बनाए हुए घर को देखने के लिए जाते हैं। वो कहता है कि अगर आपने फैसला सुनाया तो वो अनफेयर लग सकता है। जंग के कहने पर ये ट्रायल रोक दी जाती है। अगले सीन में देखते हैं कुछ दिनों के बाद यंगू टाइसुमी से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है। वो टाइसुमी से पूछती है, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? टाइसुमी कोई जवाब नहीं देती। तो यंगू बताती है कि मैं ग्वेंघो की बेटी हूँ। ये सुनकर तो टाइसुमी को बड़ा झटका लगता है और वो बहुत रोती है। यंगू बताती है कि मैं इंडिपेंडेंट होने के लिए अपना घर छोड़कर टेजन लॉ फर्म में आना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं पापा को छोड़कर आपके पास कैसे आ सकती हूँ, जिसने पैदा होते ही मुझे अकेला छोड़ दिया। टाइसुमी उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। यंगू कहती है कि सिडोकडोंग गांव में अब हाईवे नहीं बनेगा क्योंकि नेचुरल हेरिटेज ने हैकबेरी ट्री को नेचुरल मोन्यूमेंट बना दिया। यंगू कहती है कि मैं आपसे मिलकर बस यही बताना चाहती थी। इतना कहकर यंगू रोते हुए चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे आकर बस में बैठते हैं, लेकिन बस का ड्राइवर तो बेहोश होता है और उसके पास की सीट पर एक आदमी बैठा होता है। सभी बच्चे उसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। फिर ये आदमी सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम बेंग यूपिपोंग है और मैं चिल्ड्रन लिबरेशन आर्मी का कमांडर इन चीफ हूँ। अब सभी बच्चे उसका नाम सुनकर हंसने लग जाते हैं क्योंकि इस नाम का मतलब होता है फर्ट। फिर वो उन सभी को अपनी आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहता है और बताता है कि मैं सभी को एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूँ जहाँ तुम सभी जाकर जी भर के खेल सकते हो। वो सभी को कहता है जिससे भी मेरे साथ जाना है वो यहीं पर उतर सकता है। अब बच्चों को वो बहुत ही पसंद आता है तो सभी उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यंगू के पास एक नया केस आया है जिसमें एक आदमी को 13 बच्चों की किडनैपिंग के लिए गिरफ्तार किया होता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि बेंग यूपिपोंग है। यंगू अब उससे मिलने के लिए जुनहो के साथ जेल में जाती है। दोनों इस केस को डिस्कस करते हुए जा रहे होते हैं, तभी जुनहो यंगू के चेहरे पर टूटे हुए आईलैश को नोटिस करता है और उसे हटाने के लिए यंगू के करीब आता है, जिससे यंगू बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और आईलैश हटाते ही तुरंत भाग जाती है। अब यंगू जाकर मिलती है बेंग्यू से और जब वो उसका नाम सुनती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसका नाम बहुत ज्यादा फनी होता है। यंगू उससे पूछती है, क्या तुम्हारा रियल नाम भी यही है? बेंग्यू कहता है, क्यों, इस नाम में बुराई है क्या कोई? नहीं, बुराई तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा नाम थोड़ा वियर्ड है, इसलिए जज इसको नेगेटिव ले सकता है। अब ये सुनकर बेंग्यू कहता है कि नाम ऐसा होना चाहिए जिसे सुनकर बच्चों को हंसी आ जाए और एडल्ट्स को गुस्सा। इसकी बातें यंगू को बहुत ही अजीब लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोर्ट में जज भी बेंग्यू से उसके रियल नाम के बारे में पूछता है। बेंग्यू बताता है कि मैंने 2 साल पहले ऑफिशियली ये नेम चेंज करवाया। फिर जब जज उससे ऑक्यूपेशन पूछते हैं तो वो खुद को अनएम्प्लॉयड कहने के बजाय चाइल्ड लिबरेशन आर्मी का चीफ बताता है। अब यंगू उससे जज के सामने ये सभी चीजें कहने से मना कर रही होती है, लेकिन बेंग्यू फिर भी जज को वही बात कहता रहता है। इस बात से यंगू को काफी बुरा भी लगता है। अगले दिन बेंग्यू की मदर गियोन हैंडबॉल लॉ फर्म में आकर अटॉर्नी जंग से बेंग्यू की सजा कम करवाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जंग उसे एडवाइस देता है कि अगर तुम 13 बच्चों के पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म पर साइन करवा लेती हो तो बेंग्यू की सजा कम करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब गियोन बताती है कि मैं उसी स्कूल की डायरेक्टर हूँ जिस स्कूल के बच्चों को बेंग्यू ने किडनैप किया था। इसके बाद देखते हैं कि रात में यंगू जब ग्यूरामी के साथ बैठकर खाना खा रही होती है तो वो उसे कहती है कि मैंने जुनहो के सामने कन्फेस कर लिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन जुनहो ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ग्यूरामी यंगू से कहती है कि देखो, जब तक जुनहो अपने दिल की बात नहीं बता देता तब तक तुम्हें उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखना ही चाहिए। अब अगले दिन यंगू और मिन्हो बेंग्यू से मिलने के लिए जेल जाते हैं, जहां इस बार बेंग्यू की शक्ल देखकर पता चल जाता है कि किसी ने उसको बहुत पीटा है। खैर, इसके बाद बेंग्यू बताता है कि बच्चों को किडनैप करने के बाद मैं उन्हें पहाड़ी पर लेकर गया, जहां मैंने सभी बच्चों के साथ गेम खेले, गाना गाया, एंजॉय भी किया। इसके बाद लंच करते समय कैंटीन में यंगू और बेंग्यू बातें किए जा रहे होते हैं। इसे सुनकर तो जुनहो को बड़ी जेलसी होती है और वो कहता है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि खाना खाते समय तुम व्हेल मछली की बातें नहीं कर रही हो। इतना कहकर जुनहो अपना खाना लेकर बैठने के लिए जाता है। तभी यंगू दौड़ कर आती है और चेयर पुल करके उसे बैठने के लिए कहती है। फिर यंगू उसे अपना खाना भी ऑफर करती है। उसके इस अच्छे बिहेवियर को जुनहो भी नोटिस कर लेता है। अगले दिन कोर्ट में हियरिंग के समय उस बस ड्राइवर को बुलाया जाता है और वो कहता है कि बेंग्यू ने मुझे पीने के लिए जो ड्रिंक दी थी उसमें नींद की दवाई मिली थी, जिसे पीने के बाद मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैंने पुलिस को किडनैपिंग की इन्फॉर्मेशन दे दी थी। वो कहता है कि स्कूल के डायरेक्टर का बेटा होने की वजह से मैंने बेंग्यू पर विश्वास किया था, लेकिन वो तो धोखेबाज निकला। यंगू ड्राइवर के स्टेटमेंट को हैंडल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेंग्यू कहता है कि वो तो सच ही कह रहा है। इससे सभी अटॉर्नी को लगता है शॉक। फिर जब सभी अटॉर्नी ऑफिस जा रहे होते हैं तो जंग के पास गियोन का कॉल आता है और वो बताती है कि किसी भी पेरेंट ने कंसेंट फॉर्म पर साइन नहीं किया। फिर यंगू कहती है कि सभी बच्चे बेंग्यू को पसंद करते हैं, इसलिए वो उन बच्चों से खुद जाकर मिलना चाहती है। जंग फिर उसको ऐसा करने की परमिशन दे देता है और साथ में जुनहो को भी भेजता है।
अब बच्चों से मिलने जाते समय यंगो जुनो के लिए टैक्सी का दरवाजा खोलती है और वो जुनो की ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती है। फिर दोनों किम नाम की एक बच्ची से मिलते हैं जो बताती है कि मेरे स्कूल में खाना देर से खाने के लिए देते थे और उसके इस इंसिडेंट के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद दोनों एक स्टोर में जाते हैं जहां सभी बच्चे स्कूल में पूरा दिन भूखा रहने के बाद रात को 10 बजे खाना खाने के लिए आते हैं। यंगो को स्टोर के बाहर दो बच्चे मिलते हैं जिनको बैंगू ने किडनैप किया था। उनके पास पहाड़ी से लाया हुआ एक फल भी होता है। वो बच्चे उसे कान में बताते हैं कि बैंगू के साथ हम फिर से खेलना चाहते हैं। अगले दिन यंगू मीटिंग में सारी बातें जंग को बताते हुए कहती है कि बैंगू ने सारे बच्चों को किडनैप करके स्कूल में होने वाले अब्यूज से बचाया। हाँ, मीटिंग के बाद जब यंगू और मिनहू बाहर आते हैं तो दोनों को सुयोन का नया रूप देखकर बड़ी हैरानी होती है क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रही है। अगले सीन में देखते हैं कि हैंडबार टीम और गियोन उन बच्चों के पेरेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं जहां पहले तो सभी कंसेंट फॉर्म पर साइन नहीं करते, लेकिन जब गियोन जमीन पर बैठकर रोते हुए कहती है मेरा बेटा मेंटली इल है तो सभी पेरेंट्स कंसेंट फॉर्म पर साइन कर देते हैं। अब सभी के जाने के बाद यंगो गियोन से कहती है कि आपका बेटा मेंटली इल नहीं है, सभी बच्चे उसे प्यार करते हैं लेकिन बस एडल्ट्स उसे पसंद नहीं करते। अगले दिन कोर्ट में डॉक्टर बताता है कि बैंगू मेंटली इल है, लेकिन यंगो ऑब्जेक्शन करती है और स्कूल में बच्चों पर हो रहे अब्यूज को बताती है। फिर अटर्नी जंग यंगो को चुप करने की कोशिश करता है लेकिन बैंगू कहता है यंगो को बोलने दो। कोर्ट के बाद यंगो और जंग बैंगू से मिलने के लिए जाते हैं तो वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरी लास्ट हियरिंग पर सभी बच्चे कोर्ट में आए। बैंगू की विश पूरी करने के लिए यंगो सभी बच्चों के पेरेंट्स से उनके बच्चों को कोर्ट भेजने की परमिशन लेती है और पेरेंट्स भी एग्री हो जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि जब ऑफिस में यंगो देखती है कि जुनहो कुछ सामान लेकर जा रहा है तो वो भागते हुए उसके हाथ से सामान ले लेती है। अब यंगो के सच्चे बिहेवियर से जुनहो कुछ ज्यादा ही इरिटेट हो जाता है और जब वो उससे इसका कारण पूछता है तो यंगो बताती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ मैं। इतना कहकर वो चली जाती है। अगले दिन कोर्ट में बैंगू जब बच्चों को देखता है तो वो उनसे बात करने लगता है और उनके साथ पहाड़ी गाना भी गाता है। गाना खत्म होते ही सभी बच्चे उसको गले लगाने के लिए आगे आते हैं। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि बैंगू एक अच्छा इंसान है। अगले सीन में देखते हैं कि जुनहो मिनहू को बता रहा होता है कि वो किसी को पसंद करता है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे क्या। इस पर मिनहू कहता है कि तुम बिना सोचे समझे अपने प्यार का इजहार कर दो बस। और ये सुनकर जुनहो अपना खाना छोड़कर भागता है। उधर यंगू ऑफिस में घूमते हुए दरवाजे पर फंसी होती है, तभी अचानक से जुनहो दरवाजे को रोक लेता है और जब यंगू जाने लगती है तो जुनहो उसको रोक कर कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यंगू उसकी बातों से शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि टाइसुमी यानी कि टेजन लॉ फर्म की सीईओ गैंगो से मिलने के लिए उसकी दुकान में जाती है और बाहर खड़ा हुआ कैमरामैन उन दोनों की तस्वीर खींच लेता है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड होता है खत्म। अब एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यंगू सबवे से ट्रेवल कर रही होती है, तभी वहां पर भागते हुए एक लड़के को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इस लड़के का नाम येंग होता है। येंग पुलिस से कहता है कि तुम मुझे बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते। अब एज एन अटर्नी यंगू उनसे कहती है बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट करना लॉ के खिलाफ है और इमरजेंसी अरेस्ट में भी मुलजिम को उसका गुनाह बताया जाता है। फिर पुलिस के पूछने पर यंगू बताती है कि मैं हैंडबॉल लॉ फर्म में एक अटर्नी हूँ। सभी लोग यंगू की बातें सुनकर बड़े इंप्रेस हो जाते हैं और उसका वीडियो शूट करने लगते हैं। लेकिन जब पुलिस बताती है कि येन पर एक डिसेबल लड़की को सेक्सुअली हैरेस करने के चार्जेस लगे हुए हैं तो ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि यंगू जब जेल में अपने न्यू क्लाइंट से मिलने के लिए जाती है तो वो येन होता है। येन बताता है कि मैंने अपने पेरेंट्स से आपको हायर करने की रिक्वेस्ट की थी। वो बातों ही बातों में यंगू को एक निकनेम भी देता है जिसके कारण सुयोन उसके ऊपर गुस्सा होकर कहती है कि तुमने एक डिसेबल लड़की के साथ छेड़छाड़ की और अब तुम मजाक कर रहे हो। येन बताता है कि मैंने किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की बल्कि विक्टिम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब अगले सीन में देखते हैं कि जंग रिपोर्ट पढ़ने के बाद यंगू को इतने प्रॉब्लमेटिक केस को लेने से मना कर देता है, लेकिन यंगू को येन की बातें सुनने के बाद लगा कि वो सच बोल रहा है, इसलिए वो इस केस को लड़ना चाहती है। जंग उसे लड़ने की परमिशन तो दे देता है लेकिन सुयोन को उसके साथ केस में शामिल कर देता है। फिर रात में यंगू यूरामी को बता रही होती है कि जब जुनू ने कबूल किया कि वो मुझे पसंद करता है तो मैं वहां से घबरा कर भाग गई। अब ये सुनकर यूरामी उसे एडवाइस देती है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो अब तुम्हें डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगले दिन केस का ट्रायल होता है शुरू, जहाँ विक्टिम सिनी अपनी माँ के साथ होती है और उसके साथ उसके डिसेबिलिटी ग्रुप के बहुत सारे वॉलंटियर भी आए होते हैं। फिर सीनियर अटर्नी जंग के कहने पर यंगू ओपनिंग स्टेटमेंट में दोनों के लव रिलेशनशिप्स के बारे में बताती है और फिर उनके ऑनलाइन चैटिंग को भी दिखाती है। अब डिसेबल होने की वजह से लिखते समय सिनी पूरे शब्द नहीं लिख पाती, इसलिए वो चैट थोड़ी फनी भी लगती है और फिर यंगू उसकी चैट को फनी तरीके से एक्सप्लेन करती है जिसकी वजह से सभी हंसने भी लगते हैं। यंगू बताती है कि ये चैट 13 मार्च की है जबकि प्रोस्टिट्यूशन का क्लेम है कि सेक्सुअली असॉल्ट 12 मार्च को हुआ था। अगर सिने को कुछ ऐसा हुआ होता तो वो अगले दिन येन को इतने प्यारे भरे मैसेज क्यों करती। इतना सुनते ही सिने की माँ गुस्से में यंगू पर चिल्लाते हुए कहती है कि इन चैट्स का कोई मतलब नहीं है, येन ने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर इसका फायदा उठाया है। अब उसकी माँ को देखकर यंगू तो डर ही जाती है। उधर मेनू अपने एक रिपोर्टर दोस्त से मिलता है
जो उससे यंगू के बारे में पूछ रहा होता है। मेनू बताता है कि यंगू की नौकरी हैंडमा लॉ फर्म में नेपोटिज्म की वजह से लगी है, लेकिन रिपोर्टर को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो बताता है कि यंगू टाइजन लॉ फर्म के सीईओ टाइसुमी की बेटी है। ये सुनकर मेनू शॉक रह जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि जब जुनो ऑफिस से बाहर आता है तो यंगू को दरवाजे के पास अपना इंतजार करते हुए देखकर बड़ा खुश होता है। यंगू उससे पूछती है, क्या तुम अब भी मुझे पसंद करते हो? तो जुनो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ अभी भी क्या, मैं तो पूरी जिंदगी भर करूंगा। फिर यंगू कहती है कि हमें कपल बनने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह जानने के लिए कुछ डेट्स करनी चाहिए। जुनो उसकी इस बात पर एग्री होता है तो यंगू उसको एक फाइल देती है जिसमें डेट पर जाने की जगह और डेट पर करने की एक्टिविटीज की लिस्ट बनाई होती है। जुनो उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ? तो यंगू हाँ करती है। फिर चलते हुए उससे हाथ पकड़ने के लिए कहता है। यंगू के लिए ये थोड़ा मुश्किल टास्क होता है क्योंकि वो अपने फादर का हाथ भी 57 सेकंड के लिए ही पकड़ पाती है, लेकिन फिर भी वो टाइम लगा के 50 सेकंड तक जुनो का हाथ पकड़ने की पूरी कोशिश करती है। अब अगले दिन कोर्ट में अपोजिशन की अटॉर्नी सिनी के साइकियाट्रिस्ट से सवाल करती है तो वो बताती है कि सिनी का दिमाग 13 साल के बच्चे की तरह है और वो सही गलत का फर्क नहीं समझ सकती। अब सुयोन उससे पूछती है कि अगर सिने येन के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी तो उसने मना क्यों नहीं किया? साइकियाट्रिस्ट कहती है कि पुलिस स्टेटमेंट में सिने ने खुद बताया कि जब उसने इंटीमेट होने से मना किया तो वो रोने लगा, इसलिए सिनी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए एग्री हो गई। वो ये भी कहती है कि सिनी में समझ नहीं है कि वो फ्रॉड को पहचान पाए। अब ट्रायल के खत्म होने के बाद सुयोन आकर यंगू को कहती है कि प्रोसिक्यूटर से पता चला है कि येन पर पिछले साल भी सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा हुआ था, लेकिन पैसे देकर उसने केस बंद करवा दिया। ये सुनकर यंगू जाकर सीधे येन से उसका केस लड़ने से मना कर देती है क्योंकि उसे वो अब लड़कियों के साथ फ्रॉड करने वाला लगता है। इसके बाद रात में जब जुनो और यंगू रास्ते में जा रहे होते हैं तो जुनो रास्ते में मिलने वाले अपने दोस्तों को बताता है कि मैं यंगू को डेट कर रहा हूँ। ये सुनकर यंगू शॉक रह जाती है कि ये सभी को क्यों बता रहा है। फिर दोनों सिने से मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर जाते हैं क्योंकि ट्रायल खत्म होने के बाद सिने ने यंगू से कहा था कि मुझे तुमसे मिलना है। अब यहाँ सिने बताती है कि मैं येन से प्यार करती हूँ और मैंने अपनी माँ के कहने पर पुलिस में झूठा स्टेटमेंट दिया। तो यंगू कहती है कि अब तुम ये बात कोर्ट में बताओगी। पहले तो सिनी अपनी माँ से डरकर ये झूठी बात बोल रही थी, लेकिन अब जैसे येन को सजा मिलने वाली होती है तो वो सच बताने के लिए एग्री हो जाती है। अगले दिन कोर्ट में सिनी सबके सामने बता देती है कि मैं येन से प्यार करती हूँ और मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ इंटरकोर्स किया था। अब इस पर अपोजिशन अटॉर्नी सिनी के हाथ का फोटो दिखाकर बताती है कि 12 मार्च को घर आने के बाद सिनी ने सेक्सुअल असॉल्ट होने के स्ट्रेस की वजह से अपने हाथ को इस तरह स्ट्रेच किया कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। लेकिन इस पर अटॉर्नी जंग ऑब्जेक्ट करता हुआ कहता है कि हाथ को स्क्रैच करना तो सिनी की हैबिट है। इतने सवालों को सुनकर सिनी घबरा कर रोने लग जाती है, जिसको देखकर जज आज ट्रायल यहीं पर खत्म कर देता है। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद सिनी की मां यंगू को डांटती है क्योंकि उसे लगता है कि यंगू खुद डिसेबल होने की वजह से भी दूसरे डिसेबल्ड लोगों का मजाक बना रही है। यंगू फिर ये सुनकर डर जाती है कि लोग मेरे बारे में क्या क्या बकवास कर रहे हैं। इसके बाद रात में जब जुनू अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है तभी उसका एक दोस्त कहता है कि तुम्हें ऐसी लड़की को डेट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा रिलेशनशिप प्यार की जगह सिंपैथी पर टिका हुआ है। ये सुनकर जुनू को गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त को ही मारने लगता है। उधर मेनू एक अटॉर्नी के साथ डिनर कर रहा होता है। ये आदमी टाइसुमी के साथ सेम स्कूल में पढ़ता था। मेनू उससे टाइसुमी के नाजायज बच्चे के बारे में पूछता है तो वो आदमी हंसने लगता है और बताता है कि लॉ स्कूल में टाइसुमी अचानक से अब्रॉड चली गई थी। लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लगी, इसलिए कुछ लोगों ने ये रूमर फैला दिया कि टाइसुमी प्रेग्नेंट है। फिर मीनू के पूछने पर वो बताता है कि टाइसुमी 1966 के आसपास अब्रॉड गई थी। अब अगले दिन ट्रायल में 7 में से 4 जूरी का फैसला येन के साथ होने के बावजूद भी जज उसे 2 साल की सजा सुनाते हैं क्योंकि उसको पता था कि सिनी का दिमाग बच्चों की तरह है। इसके बावजूद उसने सिनी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। अब येन को जेल जाने की बात सुनते ही सिनी रोने लग जाती है। फिर ट्रायल खत्म होने के बाद जुनू यंगू को अपना घर दिखाने के लिए लेके जाता है, जहाँ यंगू कहती है कि लोग पता नहीं डिसेबल्ड लोगों को इतना बेकार क्यों मानते हैं। अरे भाई, उनमें भी तो प्यार करने की क्षमता होती है। जुनू कहता है कि मुझे लोगों की परवाह नहीं, क्योंकि चाहे वो कुछ भी कहे, प्यार तो प्यार होता है। बात करते हुए दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और यंगू आगे बढ़कर जुनू को किस कर देती है। अगले सीन में देखते हैं कि टाइजुमी आकर यंगू के डैड से कहती है आप यंगू को लेकर बोस्टन चले जाएं, वहां वो टाइजन लॉ फर्म की एक ब्रांच को ज्वाइन कर सकती है। टाइजुमी ग्वेंगहो पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि यंगू को हैंडवा में जॉब दिलाना तुम्हारा और हैन का ही प्लान था, जिसके बाद तुम दोनों मिलकर यंगू के जरिए मुझसे बदला लेना चाहते थे। ग्वेंगहो जब उसके ऑफर को मना कर देता है तो टाइजुमी कहती है कि बोस्टन में यंगू को ऑटिस्टिक डिसऑर्डर का प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। ये सुनकर तो ग्वेंगहो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम हमें इसीलिए यहाँ से भगाना चाहती हो क्योंकि तुम्हें मिनिस्टर ऑफ अटॉर्नी के लिए कंसिडर किया जा रहा है और तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट बने। इतना कहकर
वेंगो उसे निकल जाने के लिए कह देता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्लब में बैठे हुए 3 आदमी गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। ये तीनों एक गेम पर लॉटरी के टिकट्स खरीदते हैं और इनमें से एक आदमी की 5000 येन की लॉटरी लग जाती है। लॉटरी लगने की खुशी में ये तीनों खुशी के साथ एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यंगो ऑफिस की लॉबी के दरवाजे के पास बैठी हुई है और जुनो का इंतजार कर रही है। कुछ देर के बाद वहाँ पर जुनो आता है तो देखता है कि यंगो अकेली बैठी हुई है, इसलिए वो जाकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यंगो कहती है कि तुम्हें देखना चाहती थी, इसलिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये सुनकर जुनो हंसता है और तभी यंगो के पास अटर्नी जंग का कॉल आता है। जिसके बाद यंगो दौड़ती हुई जल्दी से लिफ्ट में चली जाती है, जहाँ उसे सीईओ हैन भी मिलती है। जब यंगो लिफ्ट से बाहर निकलती है तो उसे बगल वाली लिफ्ट से एक कपल बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कंधे पर बिठाया होता है क्योंकि उसकी वाइफ की हील्स टूट गई थी। इस कपल का नाम है सिंसू और सुजी। ये कपल यंगो का नया क्लाइंट है। बातों से सिंसू अपनी वाइफ सुजी के लिए बहुत ज्यादा लविंग नेचर का लग रहा होता है, इसलिए जंग इनके प्यार रिलेशन की तारीफ भी करता है। अब सिंसू अपने केस के बारे में बताते हुए कहता है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 3 लॉटरी टिकट्स खरीदी थी और रिजल्ट से पहले हम तीनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि जिस किसी की भी लॉटरी लगेगी वो बाकी दोनों के साथ पैसे बराबर बांटेगा। लेकिन जब मेरे एक दोस्त की सच में लॉटरी लग गई तो वो पैसे देने से मना कर रहा है। अब जंग उससे पूछता है कि वैसे तुम्हारा ऑक्यूपेशन है क्या। वो बताता है गैम्बलिंग। ये सुनकर जंग उसका केस लेने से मना कर देता है क्योंकि गैम्बलिंग इलीगल होती है। अब उसकी वाइफ बताती है कि सिंधु को गैम्बलिंग की आदत नहीं है, लेकिन हमारे घर की सिचुएशन इतनी खराब है कि इन्हें मजबूरी में गैम्बलिंग करनी पड़ती है। वो बताती है कि मेरा एक कंप्यूटर कैफे था, लेकिन उसमें सारे पैसे डूब गए क्योंकि इनके पार्टनर ने इन्हें चीट किया। फिर सूजी अपने बच्चों का हवाला देते हुए कहती है मैं अपने घर में काम करने वाली अकेली हूँ, इसलिए मुझे लॉटरी के पैसों की सख्त जरूरत है। अब जंग और यंगो को उनकी बातों पर बहुत ज्यादा दया आती है, इसलिए वो केस लेने के लिए हाँ कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुयोन ऑफिस में काम कर रही है। तभी उसको एक लड़के का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए नीचे बुलाता है। दरअसल ये लड़का सुयोन का नया बॉयफ्रेंड होता है जिसे वो डेट कर रही है। सुयोन अपनी शक्ल ठीक करके जल्दी से नीचे जाती है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसे फ्लावर और हेल्दी ड्रिंक देता है, जिसको देखकर सुयोन बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले दिन यंगो सिंसू के साथ उस गैम्बलिंग एरिया में जाती है, जहां सबसे पहले वो हामसी नाम की लड़की से मिलते हैं जो यहाँ पर कॉफी सर्व करती है। सिंसू उसे कहता है कि मैं हांसू से मिलने के लिए आया हूँ और फिर हामसी जाकर हांसू को बुलाकर लाती है। पूछने पर हांसू बताता है कि मैंने उस दिन तीनों के बीच हुई बातों को सुना था, लेकिन मैं कोर्ट में गवाही नहीं दूंगा, इसलिए सिंसू उसे ब्राइब के लिए पैसे ऑफर करता है। पर यंगो कहती है कि गवाह को पैसों का लालच देना गलत है। फिर जब सिंसू बहुत ही प्यार के साथ हांसू से रिक्वेस्ट करता है तो हांसू कोर्ट में गवाही देने के लिए मान जाता है। अगले दिन ऑफिस में जुनो को उसका कलीग बताता है कोई तुम्हें विंडो से देख रहा है। जुनो देखता है कि यंगो उसको एक टक देखे जा रही है। पहले तो जुनो थोड़ा शॉक होता है, फिर उसकी तरफ स्माइल करता है और उसके पास जाता है। जुनो को करीब आता हुआ देखकर यंगो बहुत घबरा जाती है। अब जुनो कैबिन के अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी दरवाजे पर एक एम्प्लॉय उसे रोककर बातें करने लगता है। तभी जुनो बातें करता हुआ अपना हाथ खिड़की पर रखता है और दूसरी तरफ से यंगो भी उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख लेती है, जिससे दोनों स्माइल करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोर्ट में जब ट्रायल चल रहा होता है तभी जुनो दौड़ता हुआ आता है और यंगो को बताता है कि हांसू गवाही देने के लिए नहीं आने वाला। अब जंग इस बात को जज के सामने रखता है तो जज उसे नया गवाह लाने का समय देता है। इसके बाद रात को ऑफिस में काम करते हुए यंगो जुनो को कॉल करती है और उसका चेहरा देखने भी लगती है। कुछ देर बात करने के बाद यंगो बताती है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे दिमाग में वेल्स की बातों के अलावा किसी पर्सन का ख्याल आने लगा है। वो कहती है कि तुम मुझे बार बार याद आते रहते हो, और इतना कहकर वो कॉल काट कर देती है। अब अगले दिन कोर्ट में हमसे गवाही देते हुए कहती है मैंने सिंसू और हांसू की बातें सुनी थी, जिससे मुझे पता चला कि सिंसू ने अपने दोस्तों के साथ लॉटरी के पैसे बराबर बांटने की बात की थी। अब ये सुनकर सिंसू का दोस्त गुस्से में कहता है कि हांसी ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि उसका और सिंसू का अफेयर चल रहा है, लेकिन सिंसू इस बात से बिल्कुल मना कर देता है। अब जज भी हांसी की बात पर यकीन करते हैं। अब यंगू देखती है कि सिंसू फिंगर से हांसी को दिल बनाकर दिखा रहा है। अगले दिन जज अपना फैसला सुनाता है कि सिंसू केस जीत गया है। ये सुनकर सुजी और सिंसू खुशी से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर कोर्ट के बाद सिंसू हैंडबॉल लॉ फर्म जाकर यंगू को गिफ्ट देता है, लेकिन वो लेने से मना कर देती है। इसके बाद सिंसू उसे अपनी वाइफ की बनाई हुई सूसी देकर पूछता है कि अगर कोई इंसान लॉटरी जीतने के बाद अपनी वाइफ को डाइवोर्स देता है तो क्या उसे लॉटरी के पैसे अपनी वाइफ के साथ बांटने होंगे या फिर नहीं। इस पर यंगू कहती है कि लॉटरी उसकी पर्सनल इनकम है, इसलिए उसे डाइवोर्स में नहीं बांटना होगा। ये सुनकर सिंसू खुशी खुशी यहाँ से चला जाता है। अब लंच करते समय यंगू इस बात को सुयोन को बताते हुए कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंसू अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने वाला है।
फिर सुयोन उसे कैसे भी करके इस बात को सूजी को बताने के लिए कहती है, लेकिन क्लाइंट प्रिविलेज लॉ के चलते वो ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद जब वो जुनो के साथ सूजी की शॉप पर जाती है तो देखती है कि सिंजू सूजी से फाइट कर रहा है और फिर वो सामान तोड़ते हुए वहां से हामसी के साथ चला जाता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि दोनों का रियल में अफेयर जरूर है। शॉप के अंदर जाकर सूजी बताती है कि केस जीतने के बाद सिंजू बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि वो सभी चीजें लग्जरी आइटम्स में वेस्ट कर रहा है और अपने बच्चों के लिए पैसे नहीं बचा रहा है। यंगू फिर कैसे भी करके जुनो के साथ बातें करते हुए सूजी को इनडायरेक्टली सिंजू के अफेयर के बारे में बता देती है। उधर दूसरी तरफ सुयोन जब अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डिनर डेट पर जाती है तो वहां उसका बॉयफ्रेंड थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाता है। तभी उसके पास टेबल पर बैठी हुई एक लड़की उसके पास आती है और बताती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक स्कैमर है जो अमीर लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनसे पैसे लूटता है। हालांकि सुयोन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब उसका बॉयफ्रेंड अंदर आता है तो सुयोन के साथ बैठी हुई लड़की को देखकर बिल्कुल शॉक, फिर दोनों में फाइट होने लग जाती है। ये देखकर सुयोन समझ जाती है कि ये लड़की सच बोल रही है और वह इस बात से उदास होकर बार काउंटर से बियर की बोतल लेकर उसे पीते हुए रोते हुए घर जाती है। अब अगले दिन देखते हैं कि सूजी यंगू और जंग से मिलने के लिए हैंडबा लॉ फर्म आई होती है। वो बताती है कि सिंजू मुझे डाइवोर्स देना चाहता है और डाइवोर्स में मुझे कुछ भी देना नहीं चाहता। अब मुझे तो अपने बच्चों का खर्च अकेले ही उठाना पड़ेगा। जंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस केस के लिए सबसे बेस्ट अटर्नी को दूंगा और केस जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद सूजी को घर छोड़ने के लिए यंगू और जुनो उसके साथ जाते हैं। वो देखते हैं कि सिंजू अपनी कार से जब उनकी तरफ आ रहा होता है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर उसकी मौत। ये देखकर यंगू को एंजाइटी के पेन अटैक आने लग जाते हैं और जुनो उसे शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद जब रात में जुनो यंगू को घर छोड़ने के लिए आता है तो यंगू उसे बताती है कि अब सिंजू के मरने के बाद लॉटरी के पूरे पैसे सूजी और उसके बच्चे को मिल जाएंगे। बातों ही बातों में जुनो यंगू को किस कर देता है और उन्हें किस करते हुए ग्वेंगो देख लेता है। अब अगले सीन में देखते हैं कि मिनहो टैजन लॉ फर्म में जाकर सीईओ टाइसुमी को बता देता है कि मुझे पता चल गया है कि यंगू आपकी बेटी है। इस खबर को फैलने से रोकने के लिए वो टैजन लॉ फर्म में नौकरी चाहता है। फिर टाइसुमी भी उसे जॉब देने का वादा कर देती है, लेकिन इससे पहले वो चाहती है कि यंगू हैंडबा लॉ फर्म से रिजाइन कर दे। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अब एपिसोड 12 की शुरुआत में एक बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय को दिखाते हैं जिसका नाम होता है किम। कंपनी का डायरेक्टर मून उसे अपनी ऑफिस में बुलाकर कहता है, इस कंपनी का मालिक बदल गया है, इसलिए मुझे बहुत सारे एम्प्लॉय को नौकरी से निकालना पड़ेगा और मैं तुम्हें भी नौकरी से निकालने वाला हूँ। पर इस कंपनी में काम करने वाले तुम्हारे हस्बैंड को नहीं निकाला जा रहा है, वो इसलिए ताकि तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट मिलता रहे। पहले तो किम रिजाइन करने से मना कर देती है, लेकिन जब डायरेक्टर उसके हस्बैंड को भी नौकरी से निकालने की बात करता है तो किम को प्रेशर में आकर रिजाइन करना ही पड़ता है। बाहर आने पर उसे पता चलता है कि ली को भी नौकरी से निकालने वाले हैं। उधर सीईओ हैन अपने ऑफिस में आकर जंग को बताती है कि तुमने जिन मतलब जिसे तुमने अपने फादर के मर्डर के इल्जाम में 8 साल के लिए जेल भेजा था, उसने बाहर आने के बाद बदला लेने के लिए एक इंसान को चाकू मारा है, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना चाहिए क्योंकि जिन अभी भी फरार है। जब जंग लिफ्ट में जाता है तो वो काले कपड़ों से ढके हुए एक आदमी को देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन वो आदमी अपना फ्लोर आने पर चला जाता है। पीछे से उसे डायरेक्टर मून बुलाता है। मीटिंग में मून बताता है कि हमारी कंपनी ने 100 फीमेल वर्कर्स को जॉब से निकाला है, लेकिन उसमें से 2 फीमेल ने कंपनी के ऊपर केस कर दिया। कंपनी ने लीगली बड़ी चालाकी से उन वर्कर्स को नौकरी से निकाला है। वो बताता है कि ली और किम दोनों बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय हैं और ली ने पिछले साल डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए बहुत सारी छुट्टियां भी ली थी। इसके बाद जब सभी अटर्नी कोर्ट जाते हैं तो वो देखते हैं कि ली और किम कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब ट्रायल में जज अपोनेंट अटर्नी रियो की साइड लेता है क्योंकि वो दोनों एक ही विलेज से होते हैं। फिर जब यंगू घर जाती है तो ग्वेंगो उसे कल रात के किस के बारे में पूछता है, लेकिन यंगू कहती है कि मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ। अब अगले दिन दिखाते हैं तो कोर्ट में मून बताता है, मैंने सभी एम्प्लॉय को रिजाइन करने की चॉइस दी थी, जिसमें ली और किम के साथ 98 औरतों ने अपनी मर्जी से रिजाइन पेपर पर साइन किए थे। इसके बाद कंपनी की एक एम्प्लॉय यूजिन से पूछने पर वो बताती है, कंपनी ने रिजाइन करने वालों को 13 महीने की सैलरी देने का ऑफर दिया है और रिजाइन किए गए लोगों को एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर फिर से हायर भी कर सकते हैं। यूजिन के हस्बैंड ने इस कंपनी से कैंसर के चलते इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए रिजाइन किया। अब इसके बाद अटर्नी रियो उससे पिछले महीने के पेड वेकेशन के बारे में पूछती है जो मून ने उसे दिया था, लेकिन इस पर यूजिन कुछ भी नहीं कह पाती। ट्रायल खत्म होने के बाद किम और ली जाकर यूजिन से सॉरी कहती है क्योंकि वो केस के चक्कर में उसके हस्बैंड से मिलने के लिए नहीं जा पाई। ये सुनकर यूजिन रोते हुए उन दोनों को गले लगा लेती है। इसके बाद जब हैंडबा टीम कोर्ट से बाहर आती है तो ली भागती हुई उनके पास आती है और उन्हें स्नैक्स देती है। इस समय यंगू ली का कीचेन नोटिस कर लेती है। फिर जब सभी कार में बैठे होते हैं तो यंगू देखती है कि एक कार पर कीचेन जैसा ही सिंबल बना हुआ है। यंगू के कहने पर जुनो उस कार को फॉलो करता है और यंगू देखती है कि वो सिंबल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करने वाली एक हॉस्पिटल का है। फिर जब रात में यंगू अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तभी मिनहो वहां जाकर उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर बताता है कि हैंडबा लॉ फर्म ने उस कंपनी से औरतों को निकालने के लिए पॉलिसी का सजेशन दिया था। इस बारे में बात करते हुए यंगू जंग के पास जाती है
तो वो गुस्से में कहता है कि हमने क्लाइंट को बस ओपिनियन दिया था और उसे अपनाना है या नहीं ये क्लाइंट की चॉइस थी। हमारा काम तो क्लाइंट के राइट्स के लिए लड़ना है। अगले दिन कोर्ट में यंगू ली से कहती है कि तुम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवा रही थी, इसलिए तुम इतनी छुट्टियां ले रही थी और इसी वजह से तुमने बाकी वर्कर्स के साथ रिजाइन करने का डिसीजन लिया, क्योंकि अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाती तो तुम्हें वैसे भी जॉब छोड़नी ही पड़ती। अब तुम जॉब छोड़ने के बाद किम के साथ मिलकर कंपनी के ऊपर जबरदस्ती नौकरी से निकालने के इल्जाम में केस लड़कर पैसा लेना चाहती हो। लेकिन ली कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जज को यंगू का ये पॉइंट लेकिन वैलिड लगता है। अब ट्रायल के बाद अटर्नी रियो यंगू से मिलकर कोरिया की पहली ऑटिस्टिक अटर्नी होने के लिए उसकी तारीफ करती है। अब मिनू उन दोनों को बात करता हुआ देखकर ये बात जंग को बताता है। फिर रात में सभी के जाने के बाद मिनहू यंगू के कैबिन में जाने वाला होता है, तभी वहां पर सुयोन आ जाती है और वो बताती है कि जुनो और यंगू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सुयोन के जाने के बाद मिनहू यंगू के कैबिन में जाकर एक एनवेलप में कुछ डॉक्यूमेंट्स डालकर उसके ऊपर यंगू का विजिटिंग कार्ड रख देता है। उधर दूसरी तरफ घर पहुंचने पर यंगू इधर उधर देखती है तो जुनो उससे पूछता है कि तुम कर क्या रही हो। यंगू बताती है कि उस दिन हम दोनों को किस करते हुए मेरे फादर ने देख लिया था और उनके पूछने पर मैंने बताया कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। जुनो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारी सारी मनपसंद जगह पर साथ जाता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा क्यों कहा कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम अगले दिन कोर्ट में देखते हैं कि अटर्नी रियो जज को डायरेक्टर मून की डायरी देता है, जिसमें फीमेल एम्प्लॉय को नौकरी से निकालने की पूरी स्ट्रेटेजी लिखी हुई है। अब यंगू देखती है कि ये केस तो यूजिन हार रही है, लेकिन फिर भी वो हंस रही है, इसलिए वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है और ये डायरी यूजिन ने ही दी होती है। अब डायरी मिलने के बावजूद भी जज मून की कंपनी के जीतने का फैसला सुना देते हैं, क्योंकि भले ही मून ने वर्कर्स को चालाकी से निकाला हो, लेकिन उसने ऐसा लीगल तरीके से किया था, इसलिए वो केस जीत जाता है। अब कोर्ट से बाहर जाने पर यंगू देखती है कि हार जाने के बाद भी अटर्नी रियो को रिपोर्टर्स बहुत ज्यादा टेंशन दे रहे हैं। इसके बाद देखते हैं कि यंगू और सुयोन एक पार्टी में जा रहे होते हैं। ये पार्टी अटर्नी रियो ही दे रही है। दोनों ये देखकर हैरान होते हैं कि कोई इंसान हारने के बाद भी खुशी कैसे मना सकता है। जब वो अटर्नी रियो के ऑफिस में जाते हैं तो रियो यंगू से अकेले में बात करने के लिए सुयोन को बाहर भेजती है। सुयोन को जाने के बाद रियो उसे डॉक्यूमेंट्स वापस देती है। यंगू इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर शॉक हो जाती है और रियो से पूछती है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स कैसे आए। रियो कहती है कि तुमने ही तो भेजे थे, लेकिन यंगू तो मना करती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं भेजा। वो समझ जाती है कि हैंडबार टीम से ही किसी ने इन डॉक्यूमेंट्स को भेजा है। यंगू पूछती है कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो इन्हें सबूत के तौर पर आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वो बताती है कि अगर मैं इन्हें सबमिट कर देती तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो सकती थी। इसके बाद वो दोनों टेरेस पर जाते हैं, जहाँ पार्टी में यंगू और बाकी सभी बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं और रियो उन सभी को एक पोयम भी गाकर सुनाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जंग लिफ्ट में होता है। वो फिर से उसी काले कपड़े पहने हुए आदमी को देखकर बहुत डर जाता है। फिर भागता हुआ वो अपने ऑफिस में जाकर सभी दरवाजे बंद कर देता है। वो हाथ में घड़ी लिए हुए उसका इंतजार करता है, तभी सीईओ हैन का मैसेज आता है, जिससे पता चलता है कि जिन को अरेस्ट कर लिया गया है। अब जंग ये पढ़कर रिलैक्स होता है कि खतरा टल गया है। तभी उसे खांसी आती है और वो देखता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। एपिसोड 13 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यंगू अपने फादर के रेस्टोरेंट में बैठी हुई ब्रेकफास्ट कर रही है। तभी वहां पर उसकी पड़ोसी आती है, जो कि अपने फादर किम को भी साथ लेकर आई है। वो अटर्नी यंगू से मिलने के लिए आए होते हैं, क्योंकि उन्हें एक मंदिर के ऊपर केस करना है। अब ग्वेंगहो उन दोनों को बैठाता है और यंगू से उनका इंट्रो करवाता है। फिर मिस्टर किम की बेटी बताती है कि मेरे फादर कुछ दिनों पहले अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे, इसलिए मैं अपने फादर से मिलने के लिए उनके घर पर गई थी। वहां जाने के बाद जब मैं अपने फादर के साथ घूमने निकली, तभी एक लड़का हमारे सामने आया जो मंदिर के नाम पर फीस लेने लगा। हमें तो मंदिर भी नहीं जाना था, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती हमसे फीस कलेक्ट कर ली। अब मिस्टर किम कहता है कि बेवजह और जबरदस्ती फी कलेक्ट करने के लिए मैं वेंगजेसिया मंदिर पर केस करना चाहता हूँ। फिर यंगू के पूछने पर वो बताता है कि मैंने मंदिर के नाम पर 3000 येन की फीस दी है, जो कि मुझसे जबरदस्ती ली गई। यंगू बताती है कि देखिए, अगर आप मंदिर के ऊपर केस करेंगे तो उसमें 3000 येन से भी ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन मिस्टर किम कहते हैं मुझे तो केस करना है, क्योंकि इसमें मेरे मॉरल्स की बात है। इसके बाद यंगू के पूछने पर मिस्टर किम की बेटी बताती है कि ये मंदिर जीजू आइलैंड पर है। ये सुनकर यंगू एकदम खुश हो जाती है और उन्हें जीजू आइलैंड की खूबसूरती के बारे में बताते हुए कहती है इस आइलैंड पर बहुत सारे डॉल्फिन्स को रिलीज किया गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंग डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उसको खांसते हुए खून निकला था। जब उसकी टर्न आती है तो वो डॉक्टर के कैबिन में जाता है। फिर हॉस्पिटल से आने के बाद वो ऑफिस जाता है, जहाँ जुनो, सुयोन और मिनहो मीटिंग के लिए उनका इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद यंगू भी आ जाती है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। यंगू अटर्नी जंग से
बिजनेस ट्रिप पर जीजू आइलैंड की परमिशन मांगती है। फिर जंग के पूछने पर वो उसे केस के बारे में बताती है, जिसको जंग परमिशन दे देते हैं। फिर उनके साथ जुनो भी आता है और सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इतनी खूबसूरत जगह जाने का मौका मिल रहा है। इसके बाद लंच टाइम में जब जुनो और यंगू एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं, तब यंगू हमेशा की तरह वेल्स की बातें करना शुरू कर देती है। जुनो उसे रोकता हुआ कहता है कि कल वाली बात के लिए नाराज हूँ क्योंकि तुमने कहा था कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। इस पर यंगू उससे माफी मांगती है। फिर जुनो कहता है कि जीजू आइलैंड पर मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ रहते हैं। मैं उनसे बहुत समय से मिला भी नहीं, इसलिए जब मैं उनसे मिलने वहां जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ चलोगी। इसके बाद देखते हैं कि जंग इस ट्रिप के लिए अप्रूवल लेने के लिए सीईओ हैन के पास जाता है और हैन भी उन्हें ट्रिप पर जाने की परमिशन दे देती है और इस ट्रिप के सक्सेसफुल होने की बेस्ट विशेष भी देती है। रात में यंगू जब ग्यूरामी और हेरी के रेस्टोरेंट में होती है तो वो उसे जुनो के बारे में बताते हुए जीजू आइलैंड पर जाने की बात भी बताती। ग्यूरामी कहती है कि तुम्हें अपनी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ के साथ बहुत अच्छे बिहेवियर से पेश आना होगा और उनके दिए हुए खाने की तारीफ करनी होगी। जीजू आइलैंड की बात सुनकर ग्यूरामी और हैरी बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और वो यंगू के साथ जाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन सभी ट्रिप पर जाने के लिए एयरपोर्ट आते हैं, जहाँ जुनो और यंग मोबाइल में वेल्स की वीडियो देख रहे होते हैं और एक क्विज भी खेलते हैं। तभी वहाँ पर अटॉर्नी जंग आते हैं और इन्होंने इस बार सबसे डिफरेंट कपड़े पहने हुए हैं। सभी जंग के इस बीच वाली आउटफिट को देखकर काफी शॉक होते हैं। फिर वहाँ ग्यूरामी और हैरी भी आते हैं। जंग उन्हें भी साथ चलने की परमिशन दे देता है। इसके बाद सभी फ्लाइट में जाते हैं, जहाँ मेनू सामान रखने में सुयोन की मदद करता है। इससे सुयोन थोड़ी इंप्रेस हो जाती है। ये यंगू की पहली फ्लाइट होती है, इसलिए वो काफी एक्साइटेड है और थोड़ा नर्वस भी। फिर जेजू आइलैंड पर पहुंचने पर सभी कार रेंट के लिए जाते हैं, जहां जुनो ने एक नॉर्मल कार बुक की होती है, वहीं हैरी ने एक ओपन स्पोर्ट कार बुक की होती है, जिसे देखकर जंग अपना सामान जुनो को देकर हैरी की कार में बैठ जाता है। अब जुनो की कार में सभी अपना काम कर रहे होते हैं, वहीं हैरी की कार में जंग और ग्यूरामी काफी एंजॉय करते हैं। रास्ते में जंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर इनकी कार मंदिर के टोल बूथ पर पहुंचती है, जहां उनसे एक आदमी आगे जाने के लिए जबरदस्ती फी कलेक्ट करता है। सुयोन पीछे बैठी हुई अपने कैमरे से सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही होती है। जब वो आदमी कैमरे को देखता है तो वो उसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर मिनहू उसे बचा लेता है। इसके बाद सभी जंग की फेवरेट नूडल शॉप पर जाते हैं, लेकिन वो अब बंद हो चुकी है। अब अगले दिन जब ट्रायल शुरू होता है तो दोनों टीम के बीच आर्ग्यूमेंट होती है, लेकिन सबूत की कमी की वजह से जज उन्हें अगली हियरिंग की तारीख देते हैं। ट्रायल खत्म होने के बाद मंदिर में एक मॉन्क जज के पास आकर उन्हें बार बार मंदिर विजिट करने के लिए कहता है। फिर जंग इस बात से एग्री कर उनके साथ मंदिर चला जाता है, जहां उन सभी को प्रेयर करनी पड़ती है। मंदिर में बैल की आवाज को सुनकर यूरामी तो डांस करने लगती है और वहां पर एक मॉन्क उसको देखकर हंसने लगता है। अगले सीन में देखते हैं कि प्रेयर खत्म होने के बाद एक मॉन्क उन्हें बताता है कि इस आइलैंड पर हाईवे बनने की वजह से बहुत सारे पेड़ों को काटा गया, जिससे सभी जंगली जानवर हाईवे पर आ गए और अब आए दिन किसी न किसी जानवर का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। फिर मॉन्क उन्हें बुद्धा की एक पुरानी मूर्ति के बारे में बताता है, जिसे वो साल में सिर्फ एक बार ही पूजा करने के लिए बाहर निकालते हैं। अब रात में सभी अटर्नी रेस्ट रूम में इस केस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सभी अपनी अपनी सोच बता रहे होते हैं। तभी जंग अपने कमरे से बाहर आकर अपना लैपटॉप बंद करके कहता है कि आज हमारा इस आइलैंड पर पहला दिन है, इसलिए हमें एंजॉय करना चाहिए। फिर मिनू और सुयोन सभी के लिए ड्रिंक्स लेकर बाहर जाते हैं, जहाँ सुयोन मिनू से बातें करते हुए उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। रास्ते में मिनू जब अपने घर वालों से फोन पर बात करता है तो सुयोन को पता चलता है कि वो अपने घर में अकेला ही कमाने वाला है और उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसके बाद मिनू कहता है कि अब तुम्हें समझ में आया मैं इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्यों हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज खुद से करनी पड़ रही है। ये सुनने के बाद सुयोन भी थोड़ा उदास हो जाती है। फिर जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सुयोन पूछती है क्या बातें चल रही है, तो यंगो बताती है कि जंग ने बताया उनकी वाइफ कैसे उन्हें छोड़कर चली गई। अब जंग बताता है कि मैं हनीमून पर अपनी वाइफ के साथ इसी आइलैंड पर यानी कि जीजू आइलैंड पर आया था, लेकिन उस समय मुझे बहुत ज्यादा ऑफिस का काम करना पड़ता था, इसी वजह से मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाया और उसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई। आज से 8 साल पहले मेरी वाइफ मुझे डाइवोर्स देकर चली गई। अब ये बातें सुनकर सभी उदास हो जाते हैं। फिर रात को जब सब सो रहे होते हैं तो यंगू सुयोन के साथ बातें करती है। तब वो देखते हैं कि जंग रेस्टरूम से बाहर अपने पेट को पकड़कर बैठा हुआ है। यंगू उसे पूछने के लिए बाहर जाना चाहती है, लेकिन सुयोन उसे मना कर देती है। अब अगले दिन जुनहो और यंगू डॉल्फिन्स को देखने के लिए बीच पर जाते हैं, लेकिन उन्हें एक भी डॉल्फिन दिखाई नहीं देती। इससे यंगू थोड़ा निराश हो जाती है कि मुझे डॉल्फिन नहीं दिखाई दे रही। इसके बाद दोनों मिलकर जंगू की बहन सिन के घर जाते हैं, जहाँ सिन और उसका हस्बैंड यंगू को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। फिर सभी लंच करते हैं और यंगू को खाना पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उसको खाती है और सभी को उसके चेहरे से साफ साफ दिख रहा है कि उसे खाना अच्छा नहीं लगा। इसके बाद जब यंगू बाथरूम के लिए अंदर जाती है तब सिन जुनहो को कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो और कभी भी इस लड़की को हमारे पेरेंट्स से मत मिलवाना, क्योंकि वो इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर जुनहो उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते। उधर यंगू भी इनकी सारी बातें सुन लेती है। अगले सीन में हम केस का नेक्स्ट ट्रायल देखते हैं, जहां आर्गुमेंट के बीच जंग का पेट
पेट बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है और वो जैसे ही खड़ा होने लगता है बेचारा गिर जाता है। ये देखकर वहाँ पर सभी काफी परेशान होते हैं और तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है। इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 14 की शुरुआत में पता चलता है कि जंग को स्टमक कैंसर है और वो अभी 4th स्टेज पर है। सभी अटर्नीज को जब ये पता चलता है तो वो इस बात से बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो जंग को रेस्ट करने और खाना खाने के लिए कहते हैं। जंग कहता है कि मैं कुछ भी खाना नहीं चाहता। यंगू भी कहती है कि अगर आपको जेजू आइलैंड वाले नूडल्स मिले तो क्या आप उसे भी नहीं खाएंगे। जंग कहता है कि वो शॉप तो बंद हो चुकी है, लेकिन इस पर यंगू कहती है कि उस शॉप के मालिक को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर आप कैंसर की वजह से मर गए तो आपकी आखिरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। जंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तुम सभी को मेरी टेंशन छोड़कर इस केस पर ध्यान देना चाहिए। फिर सभी हॉस्पिटल के बाहर आकर उस नूडल शॉप के मालिक को ढूंढने के लिए 2 टीमें बंट जाते हैं। असल में जिस नूडल शॉप को ये ढूंढ रहे हैं उसका नाम योनबो शॉप होता है, लेकिन यंग और जुनो होमबो नूडल शॉप पर जाकर योनबो नूडल शॉप के बारे में पूछते हैं तो उस शॉप का मैनेजर योनबो नूडल्स की बहुत बुराई करता हुआ कहता है कि उन्होंने हमारे शॉप की रेसिपी को कॉपी किया है। अब इसकी बातें सुनकर वहाँ का एक शेफ काफी गुस्सा होता है, जिसे जुनो देख लेता है। दूसरी तरफ मिनो और सुयोन लोकल लोगों से इस शॉप के बारे में पूछते हैं तो एक बूढ़ी औरत उन्हें बताती है योनबो नूडल्स ओरिजिनल थे, लेकिन होनबो नूडल्स वाले ने मार्केटिंग से उनके सभी कस्टमर्स अपनी तरफ कर लिए। रात में जुनो उस शेफ का पीछा करता है जो योनबो रेस्टोरेंट के पास जाकर बिल्ली को खाना देता है। जुनो के पूछने पर शेफ बताता है कि मैं पहले योनबो शॉप में काम करता था। योनबो शॉप के मालिक एक माँ और बेटे थे और उन्होंने मुझे जॉब दी थी। इसी के साथ उन्होंने मुझे अपनी सीक्रेट रेसिपी सिखाई थी, लेकिन फिर मैं होनबो शॉप में चला गया और उसी रेसिपी की वजह से होनबो शॉप ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। शेफ आगे कहता है कि जाने से पहले योनबो शॉप के मालिक ने कहा था कि वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ पहाड़ और नदियां होंगे। अब रात में सभी इस बारे में डिस्कस करते हैं। तभी यंगू को याद आता है कि उस योनबो शॉप के बाहर एक लेटर था, उसमें किसी नर्सिंग होम का एड्रेस था। अगले दिन जुनो और यंगू उसी नर्सिंग होम एड्रेस पर जाते हैं। जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट को लेटर दिखाते हैं तो वो उन्हें बताती है इस आदमी की माँ हमारे नर्सिंग होम में रहती थी और हमने इस लेटर को उनकी विजिटिंग के लिए भेजा था। फिर जुनो उनसे मिलने की बात कहता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उनकी माँ को डिमेंशिया की बीमारी थी, इसलिए उनके साथ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करना भी बहुत ही मुश्किल है। ये सारी बातें सुनकर दोनों उदास होकर वापस आ जाते हैं। तभी रास्ते में यंगू के पास जंग का कॉल आता है और वो इन्हें ये सब छोड़कर केस पर ध्यान देने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रायल में मॉन्क को बुलाया जाता है और वो बताता है कि हाईवे से बहुत सारे जानवरों का एक्सीडेंट होता है, इसलिए वो शुरुआत से ही इस हाईवे के खिलाफ था। जब उसने गवर्नमेंट से इस बात की कंप्लेंट की तो उन्होंने उसे एडवाइस दी कि अगर हम एंट्री फीस लेंगे तो उस जगह पर कम टूरिस्ट आएंगे, जिससे जानवरों के मरने का खतरा बच सकता है। फिर यंगू उनसे कहती है कि आपने पिछले साल 1 बिलियन येन फी कलेक्ट की और गवर्नमेंट ने आपको 400 बिलियन येन मंदिर को मेंटेन करने के लिए दिए थे। अब यंगू जब मॉन्क से पूछती है आपने इतने सारे पैसे किस तरह से टेंपल में इन्वेस्ट किए, तो मॉन्क कहता है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अगले सीन में देखते हैं कि हॉस्पिटल में जंग की एक्स वाइफ सर्जरी की अपॉइंटमेंट लेट लेने की वजह से उस पर गुस्सा कर रही होती है। तभी वहां पर यंगू आ जाती है। फिर जंग किम को बाहर भेजकर यंगू से केस के बारे में डिस्कस करने लगता है। इस डिस्कशन के बाद जब यंगू बाहर आती है तो किम बताती है मैं जंग के साथ रहने पर भी अकेला महसूस करती थी और आज इतने सालों बाद भी जब मैं उनसे मिली तो वो मुझसे ज्यादा केस में इंटरेस्टेड है। वो बातें कर ही रही होती है तभी यंगू के पास उसके फादर का कॉल आता है और वो इस बार जुनो से मिलने के लिए कहता है। वो देखना चाहता है कि जुनो को यंगू का ध्यान है भी या नहीं, या उसका ख्याल रख भी पाएगा या नहीं। यंगू कहती है कि देखिए जुनो मुझे आपकी तरह खुश भी रखेगा और मेरा ध्यान भी रखेगा, लेकिन कमियां तो मुझ में है क्योंकि मैं किसी का भी ध्यान नहीं रख पाती। अगर जुनो मेरे साथ रहेगा वो अकेला महसूस करेगा। इतना कहकर यंगू बहुत ही रोने लग जाती है। अगले दिन यंगू जब जुनो के साथ डॉल्फिन देखने के लिए जाती है तो वो उसे कहती है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। जुनो कहता है डॉल्फिन नहीं देख पाए तो इसलिए तुम ऐसा कह रही हो क्या? निराश मत हो क्योंकि अभी डॉल्फिन हम काफी बार देख सकते हैं, क्योंकि मॉन्क ने कहा है जो सामने होता है हमेशा वही पूरा सच नहीं होता। अब ये सुनकर यंगू को केस का एक आइडिया आता है और वो यहाँ से जाने लगती है। तभी जुनो गुस्से में चिल्लाकर यंगू से कह देता है कि तुम ब्रेकअप करने की बात कैसी कर सकती हो? क्या मैं तुम्हारे लिए मजाक हूँ? यंगू फिर उसे सॉरी कहकर चले जाती है, जहाँ बेचारा जुनो रोता रह जाता है। अगले दिन कोर्ट में यंगू मॉन्क्स के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहती है ये लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यानी कि हाईवे को एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जो कि गलत है। हियरिंग के बाद यंगू जुनो के साथ ना बैठकर ग्युरामी और हैरी की कार में बैठ जाती है। फिर रात में ड्रिंक करते हुए जुनो मिनहू और सुयोन को ब्रेकअप के बारे में बताता है। उधर यंगू हैरी और ग्युरामी के साथ पब जाती है, जहाँ वो साइड में बैठे हुए कानों पर हेडफोन लगाकर सोचती रहती है। इसके बाद मिनहू जुनो को घर लेके आता है। फिर बालकनी में आकर सुयोन मिनहू को कहती है तुम अच्छा बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? मिनहू कहता है तुम मुझसे बहुत सारी चीजें नोटिस करने लगी हो, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करती हो? सुयोन उसे कुछ भी नहीं कहती और दोनों एक दूसरे को बस देखने लग जाते हैं। तभी वहां पर यंगू, ग्युरामी और हैरी भी आ जाते हैं।
युरामी मिनू को बहुत ही पसंद करती है और जब वो मिनू को सुयोन के साथ देखती है तो समझ जाती है कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए बेचारी खुद उदास होकर चली जाती है। अगले दिन जुनहो जंग को लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है क्योंकि आज वो डिस्चार्ज होने वाला है। वहाँ जंग उसे अपने रिलेशनशिप का एग्जाम्पल देते हुए कहता है, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे कभी भी अपने दूर मत जाने देना। उधर रेस्टोरेंट में मिनू और सुयोन ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाते हैं। तभी युरामी वहाँ पर आकर मिनू और अपने में से किसी एक को चुनने को कहती है, लेकिन हैरी उसे पकड़कर वहाँ से लेके जाता है। फिर जब सभी जीजू आइलैंड से अपने घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में टोल बूथ को देखकर समझ जाते हैं कि वो ये केस जीत चुके हैं। उसके बाद सभी मॉन्क से मिलने के लिए मंदिर जाते हैं, जहाँ जंग उसे सॉरी कहता है क्योंकि फी न कलेक्ट करने से मंदिर को बहुत ही नुकसान होने वाला है। जंग उसे एडवाइस देता है कि मंदिर को सेल्फ फाउंडेशन बनाना बहुत अच्छा रहेगा और वो कहता है कि इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो हैंड बाय लॉ फर्म हैंडल कर लेगी। ये सुनकर मॉन्क खुश हो जाता है। फिर सभी मॉन्क के साथ लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ रास्ते में मॉन्क जंग को अपनी बीमारी के लिए एक प्रार्थना बताते हैं। इसके बाद जंग ने जो काम किया होता है उसके लिए उसकी तारीफ करती है। वो जंग से कहती है, आप बहुत ही अच्छे हैं और आपके इस काम को देखकर मेरे मन में आपकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई। लंच करते समय जंग को मंदिर के नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और जंग को याद आता है कि ये मंदिर पहाड़ों और नदियों के बीच में है, इसलिए वो सभी दौड़ते हुए शेफ से मिलने के लिए किचन में जाते हैं, जहाँ उन्हें योनबो शॉप का मालिक मिलता है और वो बताता है कि होनबो ने मेरी रेसिपी के साथ मेरे कस्टमर भी चुरा लिए, इस वजह से मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। सभी उसे समझाते हैं कि तुम कानून की मदद से होनबो से लड़कर अपना बिजनेस वापस ले सकते हो। वो आदमी उन्हें रास्ता दिखाने के लिए थैंक्स कहता है। फिर यंगू उसे जंग की बीमारी के बारे में बताकर कहती है, तुम एक बार इनके फेवरेट नूडल्स बना लो। अब क्योंकि मंदिर में इस तरह के नूडल्स बनाना तो मना होता है, इसलिए वो आदमी उन सभी को लेकर अपने पुराने रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ सभी नूडल्स को बहुत ज्यादा एंजॉय करके खाते हैं। जंग अपनी टीम को देखकर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है। इसके बाद सभी फ्लाइट में बैठकर वापस आने के लिए निकल जाते हैं। लास्ट सीन में देखते हैं कि हैन को न्यूज से पता चलता है कि टाई सुमी मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के लिए खड़ी होने वाली है। इससे वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। फिर वो रिपोर्टर से मिलती है जो उसे बताता है कि टाई सुमी की बेटी का नाम है यंगू और वो आपके ऑफिस में काम करती है। हैन कहती है, मुझे पता है, और वो कहती है कि यंगू टाई सुमी की बेटी है। इस बात के ऊपर आर्टिकल तुम्हें टाई सुमी के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बनने से पहले पब्लिश करना होगा। रिपोर्टर उसकी बात मान जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 15 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रियान कंपनी के ऑफिस में वहाँ के एम्प्लॉय मिस्टर चोई के पास किसी दूसरे एम्प्लॉय के नाम से एक मेल आता है और जब वो उस मेल को ओपन करता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता। चोई को लगता है कि किसी ने गलती से मैसेज भेज दिया है, इसलिए वो अपना काम पूरा करके ऑफिस से बाहर आता है। पर ये कंफर्म करने के लिए वो किसी दूसरे एम्प्लॉय को फोन करता है जिसके नाम से मेल आया था, लेकिन वो भी कहता है कि मैंने कोई मेल नहीं भेजा। ये सुनकर मिस्टर चोई भागते हुए ऑफिस जाकर अपना लैपटॉप चेक करते हैं तो उसके और कंपनी के को फाउंडर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी ने उनका डाटा चोरी कर लिया है, हैक कर लिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यंगू दरवाजे के पास बैठी हुई जुनहो के बारे में सोच रही है। तभी वहाँ पर जुनहो आता है और जैसे ही यंगू की तरफ देखता है, यंगू अपने चेहरे को छुपाकर बाहर निकल जाती है। जुनहो बेचारा ये देखकर उदास हो जाता है कि ये मुझसे दूर क्यों भाग रही है। इसके बाद यंगू जंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। जंग के पूछने पर वो बताती है कि मैं आपसे आखिरी बार मिलने के लिए आई हुई हूँ क्योंकि आपको स्टेज 4 का कैंसर है और इसमें सर्जरी के बाद जिंदा बचने के बहुत कम चांसेस। ये सुनकर तो जंग की माँ शॉक्ड हो जाती है। जब जंग ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो यंगू को चुप रहने का इशारा करता है। फिर जब जंग की माँ और यंगू ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर रहे होते हैं तभी यंगू के पास सुयोन की कॉल आती है और वो उसे जल्दी ऑफिस बुलाने को कहती है। दूसरी ओर हम रियान कंपनी के सीईओ जिहो और किम को देखते हैं जो हैंड बाय लॉ फर्म में आकर अटॉर्नी को बताते हैं कि किसी ने हमारी कंपनी का डाटा हैक कर लिया है और उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया है। अब इस बार जंग तो बीमार है, इसलिए उसकी जगह पर अटॉर्नी जैंग इस केस को असिस्ट करता है। जैंग क्लाइंट से बात करता है कि तभी यंगू भी वहां पर आ जाती है। इसके बाद सभी केस की डिस्कशन करते हैं तो जिहो बताता है कि केसीसी ने हम पर 300 बिलियन का केस फाइल किया है। जैंग कहता है कि इतनी पेनल्टी गलत है क्योंकि हो सकता है उन्होंने गलती से एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हो। इसके बाद बातों ही बातों में पता चलता है कि सीईओ जैंग और मिनहू एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। जियो कहता है कि हमारी वेबसाइट से पूरा कोरिया शिपिंग करता है और इस पर यंगू उसे कहती है कि पूरा कोरिया नहीं, सिर्फ कोरिया के 80% लोग ही इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वो हैकिंग से रिलेटेड कुछ पुराने केस डिस्कस करते हैं जिसमें केसीसी ने हमेशा कंपनी से केस हारा है। फिर लंच टाइम में मिनहो सुयोन के पास आकर बैठता है तो सुयोन कहती है कि जुनहो आजकल अकेला अकेला से रहता है, इसलिए हमें उसके साथ बैठना चाहिए। वो जाने वाले होते हैं कि तभी जुनहो के पास आकर कई सारी लड़कियां बैठ जाती हैं
अब ये देखकर सुयोन यंगू के पास ऑफिस में जाकर पूछती है, तुमने बिना रीजन बताए जुनों से ब्रेकअप क्यों कर लिया। यंगू उसे जवाब दिए बिना ही चली जाती है और जैंग के पास आकर बताती है कि केसीसी से बल्कि किसी से भी गलती नहीं हुई, क्योंकि वो कंपनी की इनकम का 10% फाइल करता है। अब जैंग उसकी बातों से इरिटेट होकर कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो जब तक पूछा ना जाए तब तक कुछ भी मत बोलना। इसके बाद जब जंग की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है तो यंगू, हैरी और ग्यूरामी उससे मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ यंगू उसे अटॉर्नी जंग के रूड बिहेवियर के बारे में बताती है। तब जंग उसे कहता है कि देखो, हमारे साथियों की मदद लिए बिना तुम ये काम कैसे करोगे। अगले दिन कोर्ट ट्रायल शुरू होने पर ओपनिंग स्टेटमेंट देते हुए जैंग वेबसाइट से जुड़ी जानकारी देने लग जाता है। तब जज कहता है कि हमें ये सारी बातें पता है, तुम सीधा पॉइंट पर आओ। जैंग कहता है कि रियान कंपनी खुद हैकिंग का शिकार हुई है, इसलिए उससे पैसों की डिमांड करना गलत है। लेकिन तभी अपोजिशन अटॉर्नी कहता है कि पूरा कोरिया रियान कंपनी की वेबसाइट इस्तेमाल करता है। इस पर जज भी कहते हैं कि कोरिया के 80% लोग इस्तेमाल करते हैं, ना कि पूरा कोरिया। यंगू ये पॉइंट सुनकर स्माइल करती है। इसके बाद अपोजिशन अटॉर्नी कहती है कि अगर कंपनी की वजह से किसी का पर्सनल डाटा हैक होता है तो उसे लीगली अपनी कंपनी का 10% देना पड़ता है। इसलिए हम रियान कंपनी पर 900 बिलियन का केस कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ 300 बिलियन का ही केस किया। जज को भी उसका पॉइंट वैलिड लगता है। अगले सीन में देखते हैं कि मीटिंग में जिहो आकर बताता है कि अब हमारे यूजर भी केस करके 10 बिलियन येन की डिमांड कर रहे हैं और उन यूजर को टैजन लॉ फर्म हैंडल कर रही है। अब जैंग जियो से बात कर रहा होता है तो यंगू दोबारा कुछ बीच में बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी जैंग उस पर गुस्सा कर देता है और यंगू डर जाती है। अब मीटिंग के बाद सुयोन और मिनहू उसे समझाते हैं कि आखिर तुम्हें जैंग के साथ किस तरह काम करना चाहिए। तभी मिनहू के पास एक कॉल आता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद जैंग, सीईओ और मिनहू एक रेस्टोरेंट में बैठकर जज का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि जज भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और इसी वजह से जज अब इनकी साइड लेंगे। फिर जज वहां पर आता है तो तीनों को देखकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे बताया गया था कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी का रीयूनियन फंक्शन है। अब जिहो जज से मदद मांगता है, लेकिन जज उनकी कोई मदद नहीं करता और चला जाता है। अगले दिन कोर्ट में जैंग अपनी जगह स्टेटमेंट देने के लिए सुयोन को भेजता है। अब सुयोन जो स्टेटमेंट देती है उस पर अपोजिशन अटॉर्नी ऑब्जेक्शन करती है और कहती है कि रिन्यूअल प्रोटेक्शन लॉ के हिसाब से रियान कंपनी को किसी भी हालत में कंपनसेशन देना ही होगा। उन दोनों के आर्गुमेंट के बीच में यंगू भी अपना पॉइंट रखने की कोशिश करती है, लेकिन जैंग उसे सपोर्ट नहीं करता। जज इस बहस को देखकर समझ जाता है कि अपोनेंट टीम के पॉइंट्स तो वैलिड हैं। जियो भी अपनी कंपनी को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता और जैंग के रोकने पर भी जज के सामने आकर कहता है कि हम भी तो विक्टिम हैं, डाटा तो हैकर्स ने लीक किया था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर हमें इतने सारे पैसे देने पड़ेंगे तो हम तो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। इतना कहकर जो अपनी पॉकेट से एक दवाई निकालता है और उससे खा लेता है और उसे खाते ही उसके मुंह से झाग निकलकर वो मर जाता है, क्योंकि उस गोली में जहर होता है। और इस वजह से पूरे कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच जाती है। यंगू को भी ये देखकर पैनिक अटैक आने लग जाता है। फिर जुनो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि यंगू खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है तो वो रुक जाता है। फिर सभी जियो को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताती है कि उसने एंटीडोट तो दे दिए हैं पर उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। डॉक्टर के जाने के बाद जुनो बताता है कि हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टर की भीड़ जमा हो चुकी है। फिर जैंग जुनो को कार लेने के लिए पहले भेजता है और फिर वो सभी का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगता है, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही वो हाथ छोड़कर अंदर ही रुक जाता है और सभी रिपोर्टर्स यंगू, मिनहू और सुयोन को घेर कर क्वेश्चनिंग करने लगते हैं। इस बीच रिपोर्टर से बचते हुए जैंग पीछे से दौड़ता हुआ आकर जुनो के साथ कार में बैठ जाता है और कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो। अब जुनो यंगू को रिपोर्टर्स के बीच में फंसे हुए देखकर उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन जैंग के कहने पर उसे जाना पड़ता है। फिर रिपोर्टर से जैसे तैसे बचकर वो तीनों हैरी के रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहां केस के बारे में डिस्कशन करते हुए यंगू बताती है रिन्यूअल प्रोटेक्शन लॉ 13 तारीख को बना था। रियान कंपनी के पास वो मेल भी 13 तारीख को आया और कंपनी के एम्प्लॉय ने उसे 14 तारीख को ओपन किया, इसलिए हम इस पॉइंट से कोर्ट में आर्गुमेंट कर सकते हैं। मिनू और सियोन उसकी बातों से एग्री हो जाते हैं, लेकिन जब अगले दिन यंगू इस पॉइंट को जैंग को बताती है तो जैंग तो उस पर गुस्सा ही हो जाता है और उसे केस से बाहर कर देता है। यंगू के जाते ही सियोन फिर उसका स्टैंड लेती है, लेकिन मिनू उसे पकड़कर बाहर लेके जाता है। मिनू कहता है कि यंगू इतनी जीनियस है, लेकिन फिर भी उसे केस से निकाल दिया और बहस करने पर वो हमें भी निकाल सकते हैं। सुयोन को मिनू की ये ऑनेस्टी बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब रात में घर आने पर यंगू देखती है कि जुनो उसका इंतजार कर रहा है। जुनो उससे ब्रेकअप का रीजन पूछता है। यंगू कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे करीब जो भी रहता है वो हमेशा हर्ट होता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम भी हमेशा हर्ट हो। अगले दिन कोर्ट में जैंग अपना स्टेटमेंट दे रहा होता है तो सियोन हिम्मत करके जैंग को टोकते हुए यंगू ने जो पॉइंट बताया था उससे एक्सप्लेन करती है और कहती है हैकिंग तो रिन्यूअल लॉ से एक दिन पहले शुरू हो गई थी, इसलिए कंपनी को सिर्फ पेनल्टी देनी होगी। मिनू इस चीज में उसका साथ देता है। दोनों टीमों के आर्गुमेंट होने के बाद जज को सियोन का पॉइंट बड़ा वैलिड लगता है।
अब दूसरी तरफ हैन ग्वेंगो को यंगो के आर्टिकल के बारे में बताते हुए कहती है कि मैं तुम्हें आर्टिकल रिलीज होने से पहले पेड वेकेशन पर भेज सकती हूँ और इससे तुम रिपोर्टर से बच सकते हो। इतना कहकर हैन वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो न्यूज देखने के बाद किसी को इस केस के बारे में मैसेज करता है। तभी वहां पर उसकी माँ आती है जो कि टाइसुमी होती है और इसी के साथ ये एपिसोड 15 यहाँ पर खत्म होता है। अब लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैंग हेयोंग ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और टाइसुमी अपने एम्प्लॉय से रेयान कंपनी का केस डिस्कस कर रही होती है। तभी सैंग हेयोंग आकर कन्फेस करता है कि मैंने ही वेबसाइट को हैक किया है। ये सुनकर टाइसुमी उसे कमरे में ले जाकर कहती है कि तुम किसी से भी इसके बारे में कुछ नहीं कहोगे, समझे? इस केस को मैं हैंडल करूंगी। सैंग हेयोंग कहता है कि आप पुलिस को कॉल नहीं करोगे क्या? टाइसुमी कहती है कि मैं जस्टिस ऑफ मिनिस्ट्री बनने वाली हूँ और ये बात बाहर आई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने तो तुम्हें अच्छा इंसान बनाया था, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सैंग हेयोंग कहता है कि अच्छा, आप कौन से अच्छे इंसान हो? इस तरह दोनों एक दूसरे पर तंज कसते हैं और टाइसुमी उस पर गुस्सा हो जाती है। वो तो और गुस्सा तब हो जाती है जब सैंग हेयोंग कहता है कि मुझे यंगो के बारे में सब कुछ पता है। अगले सीन में हम हैंग को अपनी टीम के साथ मीटिंग करते हुए देखते हैं जहां यंगू को फिर से टीम में शामिल कर लिया गया है। जैंग बताता है कि जियो की गैर हाजिरी में मिस्टर किम को सीईओ बनाया गया है। उधर हॉस्पिटल में जब जंग की एक्स वाइफ किम उससे मिलने के लिए आती है तो जैंग कहता है क्या तुम मुझे तुम्हारी जिंदगी माने का एक मौका दे सकती हो? किम कहती है अगर तुम हैंडबा को छोड़ दोगे तभी मैं इसके बारे में सोचूंगी। दूसरी ओर मिनहू टाइसुमी को बताता है कि यंगू का हैंडबा लॉ फर्म छोड़ने का यही सही समय है क्योंकि इस समय नए अटर्नी उसे बहुत तंग कर रहे हैं। फिर टाइसुमी उससे इस काम में मदद मांगती है लेकिन मिनहो उसे मना कर देता है। रात में दिखाते हैं तो अपने दिल की बात यंगू को बताने के लिए जुनो उसके घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है। जब यंगू वहां पर आती है तो उसे एक आदमी एक एनवेलप देकर इसके बारे में सोचने के लिए कहता है। यंगू देखती है कि इस एनवेलप में टैजन लॉ फर्म के बॉस्टन ऑफिस का ऑफर लेटर है जो टाइसुमी ने उसके फादर के लिए भेजा है। अब इस लेटर के आने से जुनो उसे कुछ भी नहीं कह पाता। यंगू जब अंदर जाती है तो उसके फादर कहते हैं हमें आर्टिकल पब्लिश होने से पहले इस ऑफर को एक्सेप्ट करके नॉर्मल लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन यंगू उसे मना करते हुए कहती है नहीं, इतनी छोटी सी वजह से मैं अपने देश को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब अगले दिन जब यंगू अपने ऑफिस में होती है तभी एक लड़की आकर बताती है कि तुम्हारा छोटा भाई तुमसे मिलने के लिए आया हुआ है लेकिन वो अपना नाम नहीं बता रहा है। यंगू के कहने पर वो लड़की उसे अंदर भेज देती है। वो लड़का कोई और नहीं सैंग हेयोंग होता है और वो यंगू से कहता है कि हम दोनों की माँ एक ही है इसलिए तुम मेरी बड़ी बहन हो। यंगू पूछती है तुम ये बताओ तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो? वो अपना क्राइम कन्फेस करते हुए कहता है कि मैंने ही आधी रात को रियान कंपनी का डाटा हैक किया है और मैंने ये सब कुछ रियान कंपनी के करंट सीईओ मिस्टर किम के कहने पर किया था। वो बताता है कि साइबर सिक्योरिटी कंपटीशन में मिस्टर किम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे और उनके बार बार कहने पर मैंने रियान कंपनी के डाटा को एनक्रिप्ट करके उसे दे दिया। उसने मुझे इस आइडिया को डिस्क्रिप्ट करने के लिए कहा लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब यंगू कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ पुलिस को बता देना चाहिए लेकिन सैंग हेयोंग कहता है कि मेरी मॉम अपनी पावर से उन्हें भी हैंडल कर लेंगी। फिर वो यंगू को एक पेन ड्राइव देते हुए कहता है अब तुम ये सब कुछ सही कर सकती हो। यंगू को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है जहां वो इनडायरेक्ट उससे मदद मांगती है। जंग कहता है कि तुम्हारा मन तुम्हें जो कहे वो करो, बाकी सभी चीजों की टेंशन छोड़ दो। अगले दिन यंगू उस पेन ड्राइव में रिकॉर्ड किए हुए सैंग हेयोंग के कन्फेशन को पूरी टीम को दिखाती है लेकिन वो सभी क्लाइंट प्रिविलेज के चलते मिस्टर किम के खिलाफ इस कन्फेशन को कोर्ट रूम में दिखाने से मना करते हैं। अब यंगू को एक आइडिया आता है और वो बताती है कि हमारा क्लाइंट रियान कंपनी है ना कि मिस्टर किम, इसलिए हम इस कन्फेशन को यूज कर सकते हैं। मीटिंग के बाद हैन उस रिपोर्टर को फोन करके कहती है तुम्हें अब आर्टिकल पब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक नई न्यूज है। फिर हैन यंगू को कहती है कि तुम्हें पेड वेकेशन पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। यंगू को समझ नहीं आता कि हैन किसके बारे में बात कर रही है। अब अगले दिन कोर्ट में दिखाते हैं तो जैंग सभी लोगों को बाहर करवा देता है और सिर्फ वहां पर कुछ ही लोग रहते हैं। उसके बाद सैंग हेयोंग का वीडियो देखने के बाद मिस्टर किम चिल्लाते हुए कहता है ये सब झूठ है और मैं कंपनी का सीईओ हूँ इसलिए मुझे सजा नहीं मिल सकती। तभी जुनो के लाए हुए डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर मिस्टर हो उसे कहता है कि तुम्हें सीईओ के पद से निकाल दिया गया है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर्स ने मिस्टर किम की सच्चाई पता चलने के बाद उसे सीईओ के पद से हटा दिया है। अब प्रेजेंट में आते हैं जहां जज प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए सैंग हेयोंग को अगली हियरिंग में कोर्ट लाने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद जब सभी मीटिंग करते हैं तो यंगू के पास सैंग हेयोंग का मैसेज आता है जिसमें वो बताता है कि मैं कोर्ट नहीं आ सकता क्योंकि आज मुझे कंट्री छोड़कर जाना पड़ रहा है। इस पर हैन कहती है कि हमें इस वीडियो को पब्लिश कर देना चाहिए। उसके बाद रिपोर्टर के सवालों के कारण टाइसुमी को अपने बेटे को कोर्ट भेजना ही पड़ेगा।
यंगो खड़े होकर उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है मैं खुद जाकर सेंग हयोंग को कोर्ट भेजने के लिए टाइसुमी को कन्विंस करूंगी। हैन के कहने पर जुनो यंगो के साथ टाइसुमी से मिलने जाता है। रास्ते में जुनो उससे कन्फेशन करते हुए कहता है तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारी वेल मछली की बातें बहुत ही पसंद करता हूँ। जिस तरह से आदमी ये पता होने के बावजूद भी कि वो अपनी बिल्ली से प्यार करेगा तो बिल्ली उसे बदले में प्यार नहीं करेगी, उसी तरह मैं भी तुमसे प्यार करता रहूंगा। ये सुनकर यंगो उसको देखने लग जाती है। अब कार से उतरते समय यंगो कहती है बिल्ली भी अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करती है, समझे। वो आगे कहती है हमें ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर वो खुशी खुशी बाहर चली जाती है। इसके बाद यंगो जाकर टाइसुमी से इनडायरेक्ट वे में अपनी बात कह देती है, लेकिन टाइसुमी को समझ नहीं आता और वो यहाँ से जाने लगती है। तब यंगो उसे रोक कर कहती है कि आप कभी भी मेरे लिए अच्छी माँ नहीं बन पाई, लेकिन आप सेंग हयोंग के लिए अच्छी माँ बन सकती हैं, क्योंकि वो आपको अच्छी माँ समझता है, जो उसे गलत होने पर सजा देकर एक बार सुधारने का मौका जरूर देंगी। फिर यंगो कहती है कि प्लीज सेंग हयोंग को कोर्ट ले जाने की परमिशन दे दीजिए। टाइसुमी बिना कुछ कहे चली जाती है। यंगो बेचारी रोने लग जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि टाइसुमी पूरी असेंबली के सामने जस्टिस ऑफ मिनिस्ट्री की शपथ लेती है। इसके बाद टेजन लॉ फर्म के एम्प्लॉय हैंडबा लॉ फर्म जाकर कहते हैं कि टाइसुमी सेंग हयोंग को कोर्ट भेजने के लिए मान गई है, लेकिन उसकी शर्त है कि सेंग हयोंग से सवाल सिर्फ यंगो ही पूछेगी और वहां उनकी मदर से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। हैन उसकी शर्तों को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन कोर्ट में यंगो के पूछने पर सेंग हयोंग कह देता है कि मैंने किम के कहने पर ऐसा किया था, इसमें मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। वहां टाइसुमी भी आई हुई थी। ट्रायल के खत्म हो जाने के बाद टाइसुमी जाकर सभी रिपोर्टर से अपने पद से रिजाइन करने की बात कहती है और ये भी कहती है कि सेंग हयोंग ने जो किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। हैन वहां कार में बैठी हुई उनकी बातें सुन लेती है और उसके बाद कहती है कि इस बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब रात में यंगो अपनी टीम के साथ हैरी के रेस्टोरेंट में बैठी होती है। वो सभी टीवी पर ये न्यूज़ देखकर खुश हो जाते हैं कि वो इस केस को जीत चुके हैं। सभी इस बात पर सेलिब्रेट करते हैं। तभी वहां पर जंग अपनी वाइफ किम के साथ आता है और वो भी उनके साथ ड्रिंक्स एंजॉय करता है। अगली सुबह यंगो अपने फादर की शॉप पर जाकर ब्रेकफास्ट करते हुए उन्हें बताती है मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो चुका है और अब मैं हैंडबा लॉ फर्म की परमानेंट अटर्नी बन गई हूँ। ये सुनकर ग्वेंगो बहुत ज्यादा खुश होता है कि आखिर मेरी बेटी को परमानेंट जॉब मिल ही गई। फिर यंगो भी खुशी खुशी मेट्रो में जाती है, जहाँ जब वो कानों पर हेडफोन लगाकर वेल्स को इमेजिन करती है तो इस बार एक जगह की बहुत सारी वेल्स दिखाई देती है। इसमें हम समझ पाते हैं कि यंगो का कैरेक्टर कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है। फिर यंगो ऑफिस आती है, जहां वो इस बार नॉर्मल दरवाजे की जगह जुनो के बताए हुए तरीके से रोटेटिंग दरवाजे को पार कर लेती है। तभी वहां पर जुनो भी आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। इसी के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटर्नी वू का सीजन 1 खत्म होता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना।